आप एज ए एडवाइज़र आदित्य बिरला जी को फ़ोन किए, नंबर मिला आपको और आप फ़ोन किए और बोले सर मेरे पास एक स्कीम है। स्कीम समझ रहे हो? स्कीम देखे हो हेरा फेरी? मेरे पास एक स्कीम है। तो बोला क्या स्कीम, क्या है, क्या स्कीम है बता। बोला मैं आपका कमाई बढ़ा सकता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं आपका कमाई बढ़ा सकता हूँ। वो बोला अच्छा ठीक है, मीटिंग कर लेते हैं एक। बोला कब आना है? बोला इतना तारीख को इतने बजे आ जाना। तुम गए उसके पास मीटिंग में, वो मस्त तुमको चेयर वेयर दे के बैठाया, तुम ऐसे दीनानाथ चौहान की तरह ऐसे हाथ रख के बैठे। बोले बताओ क्या बात है, चाय वाय मंगाने का बोल दिया था जब तक वो कि जाओ समोसा वोसा ले आओ इसके लिए। बोलता है सर क्या स्कीम है, सुनेंगे ना आप, बहुत ज़बरदस्त स्कीम है, आपका कमाई बढ़ जाएगा। बोला बताओ। सेल्स बढ़ा दीजिए, खर्चा कम कर दीजिए, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। स्टंट एकदम एक बार के लिए वो क्या बोल रहा है, और ये एकदम सही बोला। वो बॉडीगार्ड बाहर में बुलाएगा सिक्योरिटी फटाफट इसको लेके फेंक और वो जो समोसा आ रहा है तुम खा लेना। ओके अब बातचीत नहीं। वेलकम एवरीबॉडी। अच्छा गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक ही बार में ऐसे, ठीक है एक और बार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो कितने लोग का दिन का पहला क्लास होता है ये वाला? 11 बजे दिन का। अच्छा कोई 8 बजे वाला क्लास नहीं है? 8 बजे वाला क्लास, 8 बजे वाला क्लास ओके है लोगों का, ठीक है। काफी लोग यहाँ बच्चे ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो सीक्वेंस चल रहा था इस बार का ट्रेंड, उसके वजह से 11 बजे के टाइम पे कई लोग लॉ भी कर रहे हैं, अभी कई लोग टैक्स भी कर रहे हैं दूसरी दूसरी जगह। तो उस वजह से क्या प्रॉब्लम है कि ग्रुप 2 के सब्जेक्ट विच इज ये मेरा कॉस्टिंग, वो थोड़ा डिलेड होके स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ बच्चे लोग पहले सोच रहे थे नया सिलेबस है, नया दौर है, पहले देख तो ले कि कैसा आ रहा है सब्जेक्ट। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वी नो दिस प्रॉब्लम एंड वी अंडरस्टैंड कि आप लोग के लिए ही सोच के सब चीज़ बनाया गया। बट धीरे धीरे विथ टाइम जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको अहमियत समझ में आ जाएगा कि क्यों ये सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करना था और आपके लिए कैसे बेनिफिट रहेगा। जितने लोग भी लॉ भी पढ़ रहे हैं, दिन की आपकी मोटा मोटी अभी तो 3 ही क्लास हो रही होगी, आने वाले 1 वीक 2 वीक बाद शायद 3 से ज़्यादा भी होने लगे कोई कोई दिन, क्योंकि आपका टैक्स रेगुलर हो जाएगा, आपका अकाउंट्स रेगुलर हो जाएगा, आपका कॉस्टिंग रेगुलर हो जाएगा। तो इस वजह से जैसे जैसे वो रेगुलर होगा आपका 4था क्लास लॉ भी रेगुलर ही चल रहा होगा। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि 4 क्लास करना एक दिक्कत भरा काम है शुरू में, इसलिए वी विल गो अ बिट स्लो इन स्टार्ट। प्लस मैनी स्टूडेंट्स, मैनी मतलब मैनी 4 टाइम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टेकन द एडमिशन बट दे आर टेलिंग कि सर हम लोग अभी ग्रुप 2 चालू करना नहीं चाहते। बट सिंस आज पहला क्लास है तो मैं आपको बता दूं कि कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट आपके लिए सबसे फन सब्जेक्ट होने वाला है। मैं खुद ही फनी हूं, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है कि सब्जेक्ट को लेके क्या है, डरना बिल्कुल मत। फाउंडेशन में आप मुझसे बहुत डरते थे, सुना मैंने। कितने लोग पहले फाउंडेशन पढ़ा हुआ है मेरे से? ओके मैं नहीं। तो जितने लोग भी फाउंडेशन पढ़े हुए हैं ऑनलाइन लाइव और लाइव में, मैं बता दूं मैं उतना डरावना नहीं हूं इंटर में, अगर मैं डरावना था तो, क्योंकि इंटर में अब आप खुद सीरियस हो चुके हो। पहले मेरे को सीरियस करवाना पड़ता था डांट फटकार के, बट अब मेरे को डांटने का कोई दरकार नहीं है, बिकॉज यू आर इन अ लेवल वेयर यू नो कि इसका अहमियत क्या है। अगर ये पढ़ना है तो हमें ही पढ़ना है। तो मेरे को मालूम है आप लोग को अब ज़्यादा कुछ डांटने का नहीं है, सिर्फ समझाने का है। आप ट्रैक लूज करोगे बीच बीच में तो मैं उस समय आपको प्यार से इस बार समझा के वापस ट्रैक में ले आऊँगा, प्यार से, इस बार रुलाऊंगा नहीं, ठीक है ना। तो इंटर लेवल पे आप नवनीत भैया का एक नया रूप देखोगे, और तो और आप अविनाश सर का नया रूप देखोगे, जहाँ अविनाश सर थोड़े आपको चुलबुले और बहुत ज़्यादा मज़ेदार और दिखेंगे, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अब इंटर लेवल पे आप सीरियस हो, हम थोड़े फनी हैं। क्या डन है बात आपको? और ये सब्जेक्ट जो हम चालू करने वाले हैं, जिसका नाम आप सब जानते हो, फुल नेम बताओ दो। कॉस्ट तो प्यारा नाम है, मतलब कॉस्ट तो एक छोटा, जैसे अपने निक नेम देते हैं ना, जैसे अपने दोस्तों लोग को अपने कुछ नाम से बुलाते हैं घटिया घटिया, तो वैसे ये कॉस्ट तो एक प्यारा नाम है। बताइए पूरा नाम क्या है इस सब्जेक्ट? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या वर्ड है बोलो तो? मैंने सुना अपने अकाउंट्स में 2 शब्द सुना है, वैसे मैं भी क्लास कर रहा था रे, ऐसे नहीं ऐसे ही बैठ गए
कि जब अविनाश सर का क्लास चल रहा था मैंने सुना कि वो ये सब बात बोल रहे थे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओ माय गॉड, भारी भरकम नाम, भारी भरकम आदमी पढ़ा रहा, तो वो जो कॉस्ट अकाउंटिंग वर्ड वो भी यूज किए, फिर वो एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्ड यूज किए। नहीं लगता वो 2 वर्ड यहाँ पे आ गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिल्कुल सही। तो सर हमें पहले तो ये बताएंगे आप कि ये क्यों दरकार पड़ा इसका, वरना तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से काम हो जा रहा था। यस, वी विल गो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दैट ओनली वे, बट मैं अब आपको पहले बता दूं रूटीन वाइज हम लोग अभी वीक में 2 दिन मिलेंगे सब सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब अकाउंट्स के लिए भी और कॉस्ट के लिए भी, एफएम के लिए भी, टैक्स के लिए रेगुलर रहेगा, लॉ के लिए रेगुलर रहेगा, बट फिर वो सिर्फ 2 वीक का बात है। मतलब फ्रॉम सितंबर दिस 5th जब आपका टीचर्स डे रहेगा, उसके बाद से वी विल अगेन गो विद द सेम पेस। जो आपको रूटीन टेंटेटिव मिला था ना, वो रूटीन चालू हो जाएगा। तो वो रूटीन चालू होने में और 1 वीक 1.5 वीक है, तब तक के लिए आपका ये रूटीन रहेगा जहां हम थोड़ा इरेगुलरली मिलेंगे, ठीक है। मेरी क्लास की टाइमिंग शार्प 11 बजे यानी 11:15 पे स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तुम लोग जानता है क्या? नहीं, 11 बजे। अब थोड़ा इंटर का बात है, मैंने जैसे बोला इंटर में सीरियसनेस आपके साथ साथ हमारे साथ साथ, क्योंकि रूटीन पूर्वक चलना है। और इंटर के क्लास की वजह से फाउंडेशन का क्लास थोड़ा लेट से होता था दिन में, बट अब इंटर का क्लास है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम शार्प 11 o'clock। तो प्लीज ट्राई टू कम ऑन टाइम, क्योंकि क्या होता है ना, शुरुआत में आप आते नहीं हो तो आपका वो जो पार्ट होता है शुरुआत वाला, जो समझना, रिवीजन करना लास्ट क्लास का, वो छूट जाता है। सर बाई चांस हम लेट हो गए तो मेरा एक एडवाइस है, सारे क्लासेस तो फोन पे रहते ही हैं, मेरा एक एडवाइस है, आप चाहे वो अकाउंट्स करो चाहे कोई भी सब्जेक्ट करो, हमेशा रास्ता में ऐसे भी कुछ देखते हुए ही आ रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, कुछ तो देख रहे हो, कुछ छुपाने का चीज ही देख रहे हो, तो कम से कम कुछ दिखाने का चीज देखो कि भाई ये देख क्लास कर रहे हैं, देख पंचायती कर रहा है ना जो बगल वाला मेट्रो वाला, कि ये क्या कर रहा है देखे तो ऐसे, तो तुम दिखाएगा, ले कर क्लास कर, तुम भी कर। तो वो जो क्लास करने वाला बात है ना, अगर आपका कभी 10-12 मिनट लेट होता है तो ट्राई की फोन में जो लॉक्ड इन क्लासेज है जहां बैकअप मिलता है, तो लाइव ऑनलाइन तो चल ही रहा है साइमल्टेनियस बेसिस पे, आप वो करते हुए आ रहे, ताकि जब क्लास में घुसो मैं बोलूं क्या सुना, हाँ सर सुन के आ रहे, अभी आप ही को सुन रहे थे रास्ता में, तो वो जो सुन रहे थे रास्ता में वो आपके साथ ना प्रॉब्लम हो। जनरली वो फर्स्ट क्लास में रहता है, क्योंकि अगला क्लास तो तुरंत अकाउंट्स रहता है, तो वो तो यहीं पढ़े हो तुम लोग, तो कहीं से लेट होगे नहीं उसमें, क्या डर है बात आपको। तो ये एक एडवाइस है मेरे तरफ से, क्योंकि जनरली लोग बोलते हैं सर क्या हुआ, हम लोग ब्लैंक है, कोई ब्लैंक नहीं रहेगा अगर वो लोग क्लासेस ऑनलाइन मोड में देखते हुए आ रहे। सर ये सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा इंट्रो और आपके बारे में इंट्रो। मेरे बारे में देखो, बोलने का आप लोग सब जानते हो ऑलरेडी, तभी आप लोग क्लास लिए हो। और नेम वाइज माय नेम इज नवनीत मुंद्रा, और मैं आप लोग को कॉस्टिंग का सब्जेक्ट ग्रुप 2 का और ग्रुप 2 में एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला पार्ट पढ़ाने वाला हूं। ये दोनों पार्ट में कॉस्टिंग हम शुरुआत में स्टार्ट करते हैं, जो कि पूरा कितने नंबर का पेपर है, 100 नंबर, और ग्रुप 2 का सबसे लुक्रेटिव पेपर है। लुक्रेटिव मतलब समझते हो, लुक्रेटिव, हाँ तुम्हारे लिए लुक्रेटिव जैसे पैसा होता है ना, पैसा या मार्क्स, तुम्हारा पैसा है अभी, तो सबसे ज्यादा मार्क्स ओरिएंटेड यही सब्जेक्ट है। क्योंकि अब अकाउंट्स भी आपने सुना होगा थ्योरेटिकल बेस पे है, बिकॉज देयर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट दिस इज द ओनली पेपर विच इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ओनली। मतलब यहां आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बहुत ही कम या नेग्लिजिबल देखने मिलेंगे। धन्यवाद आपको। सर पेपर पैटर्न एंड ऑल, देखो वो सब जो तामझाम है जिससे आप लोग बोर होते हो, मैं उस सब चीज को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, बस इतना बताना चाहता हूं कि आप लोग का जो 100 नंबर का पेपर है उसमें आपको एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी रहता है। आप जानते हो ऑप्शनल क्वेश्चन एक तो रहेगा जिसका पेपर पैटर्न आपको अविनाश सर ने भी ऑलरेडी बताया होगा, तो दैट इज सेम फॉर कॉस्टिंग। मतलब अभी जो पेपर पैटर्न है ना वो इंस्टीट्यूट ने लागू नहीं किया है, ये तो हम अपना एक्सपेक्टेशंस बता रहे हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी टैक्स में, ये ऑलरेडी लॉ में, ये ऑलरेडी ऑडिट में, एक सेकेंड ये सब सब्जेक्ट है ना आपके अभी भी, हाँ तो ये जो 3 सब्जेक्ट अभी भी है, ये 3 पहले थे विद द सेम मॉडल जो अभी है, यानी कि 30 नंबर का एमसीक्यू है और उसके बाद 70 नंबर का प्रैक्टिकल है। इस 70 नंबर में 14 मार्क के एक क्वेश्चन होंगे और टोटल 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो सर अटेम्प्ट करने मतलब कुछ ऑप्शन भी रहेगा, एक ठो ऑप्शन रहता है हर एक पेपर में जहां पे आपको वो ऑप्शनल तौर पे दिखेगा। कॉस्टिंग एक लौता पेपर है अगेन जो कि पूरा अपने आप में है, वरना आप देखोगे डीटी आईडीटी 2 पेपर मर्ज्ड है ना, एफएम एसएम 2 पेपर मर्ज्ड है। तो ऑडिटिंग, कॉस्टिंग
और उसके बाद आपका अकाउंटिंग, ये 3 पेपर, और एक और क्या कुछ बचा क्या आपका, लॉ। ये 4 पेपर आपके लिए फुल फ्लेजेड 1 पेपर है, अदरवाइज 2 पेपर में 2-2 पार्ट है, तो उसका पैटर्न थोड़ा अलग होगा, बट ये 4 पेपर का पैटर्न विल बी सेम। सर एमसीक्यू में क्या थ्योरी पूछेगा कि प्रैक्टिकल पूछेगा? अभी तक तो टैक्स और लॉ का भी प्रैक्टिकल पूछता था। सर क्या बोल रहे हो? हाँ, कि मतलब उसमें केस स्टडी ओरिएंटेड या फिर सम्स ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस देता था। तो कॉस्टिंग तो पूरा का पूरा क्या है, प्रैक्टिकल ही है, तो वहां भी प्रैक्टिकल रहेगा। यानी मैंने आपको मंथन में बोला था, और ये बैच का नाम भी मंथन है, कि अब भले ही आपका ब्रेथ कम हो गया, ब्रेथ मतलब समझते हो, चौड़ाई, 8 पेपर की जगह 6 पेपर हो गया, बट डेप्थ बहुत बढ़ गया। ये वर्ड बहुत ही यूनिक वर्ड मैंने उस समय सोच के बोला कि ब्रेथ ऑल्दो कम हो गया है, बट डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मतलब अब गहराई तक पूछेगा, बिकॉज एमसीक्यू में वो लोग कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा तभी जाके आप अंदर तक जा पाएंगे। और शायद ये वर्ड कंसेप्ट के लिए नवनीत मुंद्रा इज फेमस, क्योंकि मेरे को उस अंदर तक बात का गहराई पता भी है और मैं बताऊंगा भी, चाहे तुम सुनना चाहो चाहे ना सुनना चाहो, बट अब तुम सुनना चाहोगे क्योंकि तुमको उसका अहमियत पता चल गया मैथ्स के पेपर में, क्योंकि इस बार का भी मैथ्स का पेपर वाज वेरी गुड, और आप सिंस केपेबल थे तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो अब आपको गहराई का बात क्लियर है। तो मैं बता दूं, आने वाले इंटर लेवल पे हर पेपर में गहराई है, और उस वजह से हम गहराई में पढ़ेंगे। क्या डन है? मेरे को एज कंपेयर टू अदर टीचर्स हर चैप्टर में ज्यादा क्लास लगता है। इसके 2 कारण है। जैसा पहला बोला, मैं किधर तक जाता हूं, गहराई तक। दूसरा, मेरे बुक से ज्यादा सम्स किसी के किताब में नहीं है, गारंटी दे सकता हूं, आज सीना ठोक के बोल सकता हूं कि जितना सम्स मैं कराऊंगा उससे ज्यादा सम्स कोई नहीं कराता है, और मैं सब कराऊंगा। क्योंकि आपको मैं एक बार एक बुक का झलक दिखा दूं कि एक बार आप बुक देखो, तो ये आपका पहला चैप्टर होने वाला है। ये सिर्फ झलक दिखाने के लिए, क्योंकि मैं जब शुरू में घुसा 2-3 बात आया। एक नया कवर आ गया इसके पास आईपैड का, कोई एक जन बोला, उसको लगा मेरे को सुनाई नहीं दिया। अरे हम बहुत ज्यादा कान, मेरा ना पिछले जन्म में हम लैब्राडोर थे, तो लैब्राडोर थे, इस वजह से मेरा कान थोड़ा शार्प है। मैं जैसे ही वहां से घुस रहा था, अरे नया कवर आ गया इसके पास, मतलब आईपैड में नया कवर ले लिया ये, ठीक है, आईपैड वही है, ठीक है ना, नया कवर आ गया इसके पास। दूसरा बात सुना कि जैसे ही ये मैंने टीवी चालू किया, सब बोला अरे चैप्टर चालू करेगा ये, आज पहला चैप्टर चालू करेगा, ओके कॉस्टशीट, अच्छा ठीक है, ये क्या होता है, ये तो सुना हुआ है। तो आज कोई चैप्टर चालू नहीं करने वाले हैं, आज तो सिर्फ हम झलक दिखा रहे हैं कि सब्जेक्ट में क्या है। एक चैप्टर का आपको झलक दिखाएंगे कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको बेसिक्स ही कराऊंगा, जो कि मेरा 6 क्लास तक चलता है। और बिना उसके इफ वी आर लर्निंग समथिंग इट इज वेरी रॉन्ग। आप सोच रहे होंगे अकाउंट्स में भी आपका बेसिक्स चल रहा है, सोचो जिसका बेस ऑलरेडी था आपका फाउंडेशन में, फिर भी अविनाश सर पढ़ा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं ना, दिस इज रिक्वायर्ड। और ये सब्जेक्ट तो पूरा का पूरा क्या है, नया। कितने लोग इस सब्जेक्ट को पहली बार सुन रहे हैं एज अ कॉस्टिंग? ओके, पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा, कितने लोग का 12th में था? हाँ, क्योंकि कई लोग ऑल्टरनेटिव 12th में लेते हैं। अच्छा, कितने लोग बीकॉम में कर चुके हैं, बीकॉम में सुन चुके हैं, बीकॉम में? ओके, मैनी ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी हर्ड इट इन बीकॉम, बट बीकॉम पढ़ता कौन है? तो आपने बीकॉम में कुछ तैयारी तो नहीं की होगी इसको लेके। कई लोग तो कोविड में भी निकाल दिए बीकॉम, तो एकदम मजे से सर कॉस्टिंग ये क्या होता है हमें नहीं पता, हमारा पेपर आ गया था, हमने छाप दिया था। तो वो जो एक बार के लिए वर्ड सुना हुआ है, नेवरदलेस अभी अपने वापस से बेस से स्टार्ट करेंगे, ऐसे मानते हुए कि सब बराबर है। पहले मैं बता दूं, इंटर में सब बराबर है, क्योंकि इंटर लेवल ऑल टुगेदर सारे नए सब्जेक्ट्स आप सुनते हो। आपको भी मालूम है आप ऑडिट बोल के कभी कुछ चीज सीखे नहीं हो, आपको मालूम है आप टैक्सेशन बोल के कभी कोई चीज सीखे नहीं हो, कॉस्टिंग सुने तो हैं बट एज अ हो सकता है टाइम पास या चैप्टर सब्जेक्ट, या फिर बीकॉम में पढ़े नहीं। अच्छा, ये कॉस्ट बोल के एक वर्ड ऑलरेडी एक सब्जेक्ट में था एज अ चैप्टर, बता सकते हो? वेरी गुड। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर हुआ करता था कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, बस ये वही है, ये वही है, बस हो गया। अरे तो 100 नंबर का है तो एकदम गहराई में जाना है, वही बात हो गया, बट है वही, ठीक है। इसके बाद आपने एडवांस अकाउंटिंग नहीं सुना, आपने अकाउंटिंग सुना, वो कुछ भारी देने के लिए उसके आगे वर्ड क्या लगाया, एडवांस। और हम भी पढ़वाने के लिए एक भारी आदमी लाए इसीलिए कि लगे कुछ भारी है, वरना अकाउंट्स तो लगता है सबको हम ही पढ़ा देगा। 12th वाला बच्चा चलता है, आना आना हम बताता है तेरे को कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो हम एक आदमी को रखा है
जिसके थ्रू आपको पहले से वो सब्जेक्ट भारी लगे, और नाम भी ऐसा है एडवांस अकाउंटिंग, मतलब नाम के आगे एग्जेक्टिव वर्ड लगाया है अकाउंट्स के एडवांस, और हम और 2 एग्जेक्टिव लगा दिया उसको लगा के। तो ये जो भारी सब्जेक्ट को भारी आदमी पढ़ा रहा है आपको ऑलरेडी, तो वो तो नया है ही, क्योंकि अब पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप पढ़ोगे जो आज तक आपने सुना नहीं है। आप सिर्फ जर्नल एंट्री मारते थे, अब आप लॉज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ोगे कि ऐसा क्यों होता था। तो ये तरीके से वो भी नया सब्जेक्ट है। लॉ में पूरा कंपनी लॉ का एडवांस वर्जन है, जो कि एक कॉरपोरेट में काम आता है, जो कि आपने फाउंडेशन लेवल पे सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर के तौर पे पढ़ा था। अब आपका वो अलग चीज हो गया है, क्योंकि आप पहले कॉरपोरेट लॉज की जगह अलाइड लॉज पढ़ते थे ज़्यादा। मतलब अलाइड लॉज यू हैव लर्नड दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। अब आपका ये एक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बोलो? कंपनीज एक्ट। क्या डन है? टैक्सेशन तो सागर है बॉस, सागर मतलब इतना ज़्यादा है, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है कि आप जानोगे तो आपके इससे बढ़िया सब्जेक्ट कुछ नहीं है। मैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर उस सब्जेक्ट को मानता हूं, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपको चोरी करना सिखाएगा, आपको सीए का असली मुद्दा सिखाएगा कि भाई सीए बन के करेंगे क्या, चोरी तो करना है। अरे वी आर एकदम वो जो होते हैं ना अपने वो, हाँ 30 मार खान वो जो नहीं होता अपने लोग वो है रॉबिन हुड। अपने लोग चोरी करेंगे और कुछ नहीं करना अपने को, चोरी करके गरीबों में बांटना है, जो कि हम खुद है। गरीब हम खुद है, ठीक है ना? तो सर हम खुद गरीब है, हम अपने में बांट लेंगे, चिंता मत कीजिए, गरीबों में बांटेंगे चोरी करके, और वो हम खुद है, कोई टेंशन नहीं है। तो हमें चोरी करना वही सब्जेक्ट सिखाएगा। तो वो सब्जेक्ट को तो प्रेम से, रस से पढ़िएगा, 100 नंबर बोल के मत पढ़िएगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपको आगे जीवन में बहुत चीज पैसा कमा के देने वाला है। ऐसे सब सब्जेक्ट आपको पैसा कमा के देगा, बट स्पेशलाइजेशन का जो बात आता है ना, उसमें हर जगह टैक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो वो सब्जेक्ट भी एकदम नया है, शुरू से पढ़ रहे हैं। तो इंटर लेवल पे ना एवरीबडी इज एट अ सेम बेस, चाहे फाउंडेशन में 300 आया हो, चाहे फाउंडेशन में 250 आया हो, चाहे फाउंडेशन में 200 आया हो, चाहे सेकेंड अटेम्प्ट हो, थर्ड अटेम्प्ट हो, चाहे डायरेक्ट एंट्री रूट हो, वी आर एट द सेम लेवल, क्योंकि यहां से सबका सिलसिला बराबर पे चालू होगा। तो अगर आप इस डेट से सब लोग सही तरीके से चलोगे, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं, एक बार में इंटर निकालना, प्लस जो एस्पिरेशंस है लाइफ में अपने कि सर अब फाउंडेशन तक कुछ नहीं था, एक चीज क्या बोलो तो, वेरी गुड, रैंक। फाउंडेशन तक एक चीज नहीं जानते थे आप, रैंकिंग सिस्टम। अब आप जानोगे रैंकिंग सिस्टम, एंड दैट इज अ हेल्दी कंपटीशन। अगर कोई बोलता है वो गलत है तो वो गलत है, क्योंकि एक रैंकिंग सिस्टम से एक कंपटीशन का भाव आता है, और वो जो कंपटीशन है वहाँ टॉप 50 इंडिया में आना, ओ हो क्या अचीवमेंट रहता है वो। तो सर वो भी हम लोग एस्पायर करते हैं, पहले दिन सब एस्पायर करते हैं, 10 दिन बाद एस्पिरेशन लूज होता है, नॉट बिकॉज वी आर वीक, बिकॉज वी हैव मेड आवर सेल्फ वीक। आपको अगर वो एस्पिरेशन शुरू से रखना और अच्छा करना है लाइफ में, रैंक नॉन रैंक लास्ट का बात है, बट अच्छा करना है, तो एक शपथ ले लेना, जो मैंने आपको बोला, मैंने ग्रुप में भी लिखा। आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आपको ये समझना है कि आप डे 1 से जो पढ़ोगे वो शुरू से पढ़ोगे। एक बहुत ही सुंदर मेरे पास फ्रेज है इसके लिए, जिसके लिए मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप चूज कर लेना। समझिए, डे 1 और 1 डे चूज, डे 1 और 1 डे, मतलब समझते हो? डे 1 आज ही वो दिन है, एक दिन आएगा, वो जब आता है ना वो आता नहीं है, बोलते हैं ना कल करेंगे, कल देखेंगे, कल देखेंगे, एक दिन आएगा, या वो दिन को क्या बना लो, आज ही घर जाके एक शपथ ले लेना कि जितना क्लास में बात होता है सिर्फ वो ही रिवाइज करेंगे, और एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स नहीं दिखाना है। शुरुआती 2 महीना तक, 2 महीना तक तो आप सब्जेक्ट्स को समझोगे, घाटोगे, एटलीस्ट 1 मंथ 1.5 मंथ तो आपको सिर्फ हैबिचुएशन आने में लगेगा। तो तब तक सिर्फ एक गारंटी ले रहे हैं मैं आपसे कि आप घर जाके जो पढ़े हो वो पढ़ रहे हो, मतलब सोना नहीं है सीधा, क्योंकि एक आएगा आलसपन। कई लोग यहाँ सुबह डॉग से पहले उठ जाते हैं, उनका नाम है जवेरियंस। कहाँ हैं वो? हाथ ऊपर करेंगे। हाँ, ये लोग जो लोग हैं वो लोग बेचारे जब रास्ता में जाते हैं ना, तो कुत्ता लोग भी बोलता है कि क्या तुम कहाँ जा रहे हैं, हम तो सो रहे हैं अभी। बट अभी तो और ठंड का मौसम आएगा, जब अंधेरे में तुम लोग निकलोगे, तुम लोग लगेगा बैटमैन हो, किसी को बचाने जा रहे हो,
कि अरे बाप रे सुबह सुबह ये कहाँ निकल रहा है, किसका मसीहा बन के जा रहा है, बट वो तुम खुद का मसीहा पट्टा पहन के निकल रहे होगे एक तो कि नहीं ठीक है कॉलेज जा रहे हैं। तो वो लोग जो सुबह सुबह कॉलेज जाके और 3 क्लास करते हैं ना, वो जब रात को घर जाते हैं ना, उनको उनकी माँ, उनको उनका बेड, उनको उनका पूरा घर एक ही बात बोलता है, सो जा सो जा सो जा। सब कोई सो जा सो जा सो जा चिल्लाता है, तो अपने भी मन करता है एक बार लेटे देख लेंगे उठ जाएंगे। वो एक बार सीधा सुबह का 6 बजे का अलार्म से उठता है या 5 बजे का अलार्म से उठते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है ना, ये सिनेरियो ना हो तो एक दृढ़ संकल्प लेके चलना कि घर जाके सोना नहीं है, पहले 1 से 1.5 घंटा जो आज का क्लास में पढ़ाया गया है सिर्फ रिवाइज कर लेंगे। ऑल्दो वी टीचर्स ऑल्सो नो इट इज डिफिकल्ट फॉर मेनी, तो वी ऑल्सो एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट क्लास रिवाइज द फर्स्ट क्लास। बट फिर भी एक आप अपने एंड से करके आओगे तो वो जो फर्स्ट रिवीजन बोलता है ना बच्चा, सर हम रिवीजन ही नहीं किया आज तक, वो गलत बोलता है, बिकॉज द फर्स्ट रिवीजन इज एट द सेम डे व्हेन द क्लास इज डन। तो वो एक रिवीजन हो गया तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, अरे हाँ रे एक बार तो पढ़ चुके हैं। फिर जब हम मल्टीपल टेस्ट लेंगे उसमें आपको पता चलेगा अच्छा एक और रिवीजन हो गया, चलो ठीक है। वरना वो जो बोलते हैं ना सर रिवीजन करना है एग्जाम के पहले, तो रिवीजन में 2 रिवीजन तो तुम क्लास के दौरान कर चुका होगा, बट तुमको वो पता भी नहीं चलेगा अगर तुम टुकड़ों में करो। वही वर्ड हुआ डे 1 या 1 डे। 1 डे का इंतजार करोगे कि एक दिन आएगा ना जब चैप्टर खत्म होगा तब देखेंगे, अच्छा जब सिलेबस खत्म होगा तब देखेंगे, अच्छा जब दोनों ग्रुप हो जाएगा तब देखेंगे, अच्छा जब एग्जाम हो जाएगा तब देखेंगे। तो वो दिन नहीं आएगा, वो दिन आज ही बना लेना। क्या डन है बात? एंड वी विल स्टार्ट टुडे ओनली बेसिक्स। क्या डन है बात? तो दिस वाज द इंट्रो फ्रॉम माय साइड। मेरे बारे में कुछ ऐसे फ्लॉन्ट करने को ज़्यादा कुछ है नहीं, बट मैं आपको बता दूं फ्लॉन्ट आई विल डू बाय टीचिंग, और आप मेरा फ्लॉन्टिंग वहीं से देखोगे कि हाँ इस आदमी को क्या आता है, वहीं से आप मेरे को समझ जाओगे। आई डोंट नीड टू जस्टिफाई माई डिग्रीज एंड माई ऑल अचीवमेंट्स, आई जस्ट नीड टू गिव यू नॉलेज एंड यू विल अंडरस्टैंड कि तुमको क्या मिल रहा है। क्या डन है बात आपको? तो शुरुआत करते हैं आज का सब्जेक्ट। लिखेंगे कॉपी में ओम श्री गणेश लिख के, जो भी आप लोग लिखते हो, और स्टार्ट कर दो कॉस्टिंग। सब लोग एक नया कॉपी लाएंगे और लिखेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सिंस एग्जाम्स में अभी बहुत देरी है तो हमें ना प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना होता है ताकि हमारा क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए बाद में काम आए। और उसके कुछ झलक मैं बताऊंगा आपको। जैसे ही आप यहां लिखोगे सबसे पहले लिखना नंबर 1 पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न, और इसके ब्रैकेट में लिख लेना टेंटेटिव। मतलब सर ये बस मेरा अनुमान है, ये होगा कि नहीं नहीं पता, कारण अभी तक इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस नहीं लाई हैं। ये तो अभी तक जो होता था उसके ऊपर है। रजिस्टर कितना बनाना है? कॉस्ट में ऑलमोस्ट 2 रजिस्टर लग जाता है ऑनलाइन लाइव स्टूडेंट्स। यस मैं देख पा रहा हूं आपके मैसेजेस। गुड मॉर्निंग। आया क्यों नहीं? महावीर, दृष्टि, आप लोग तो सब कैलकाटा वाले हैं। रुचि, कई कैलकाटा वाले घर से रिलैक्स करते हुए क्लास कर रहे हैं, आज जल्दी से आएंगे। पेपर पैटर्न ब्रैकेट में क्या लिखा है बोलो तो टेंटेटिव लिखना। सेक्शन 1 या ए MCQ 30x1 30 मार्क्स, यानी 30 क्वेश्चन 1 मार्क ईच। एक डाउट सर नेगेटिव मार्किंग है क्या फाउंडेशन जैसे? एनीबडी जानते हो? नहीं है, बच गए। अभी तक तो नहीं हो रही, कुछ ज़्यादा ही डिप्लोमेटिक होने लगे हो आजकल, इंटर में आ गए ना सर। तो टेंटेटिवली अभी तक तो नहीं है। नहीं ये नहीं रहेगा, इसके ऊपर नोटिफिकेशन आ चुका है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो डोंट वरी। इंटर लेवल पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, बिकॉज अगेन एग्जिस्टिंगली भी नहीं था और आगे भी जो नोट आया उसमें भी नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। नहीं, कोई भी सब्जेक्ट में नहीं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एनी ऑफ द MCQ पार्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, बिकॉज MCQ इज इन एवरी सब्जेक्ट। आपको मालूम है ना, 6 का 6 में 30 नंबर का MCQ है, तो किसी में भी क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो सर ये तो अच्छा बात है, जय माता दी, लेट्स रॉक करके आगे बढ़ेंगे। हर क्वेश्चन इतना आसान होता तो फाउंडेशन का मैच देखे थे तुम, ठीक है ना। तो टेंशन मत लो, अच्छा आएगा, अपने दिमाग लगा के ही बनाएंगे। चलिए सेक्शन बी
will be long question type, जहां पे you need to attempt 5 out of 6 questions having 14 marks each. तो कितना हो गया यहां पे सर? 5 into 14 70. सर इस 14 में भी क्या कोई सेग्रीगेशन होगा? ऑफ कोर्स होना होगा, क्योंकि टोटल में, कॉस्टिंग में, अकाउंटिंग में आप देखोगे 12 से 13 चैप्टर्स है। अब 12 से 13 चैप्टर को अगर उसको पूछना है कितने क्वेश्चन में बोलो तो 6 रे, एक एक्स्ट्रा भी तो है 6 में, तो वो सिर्फ 5-6 ही पूछ पाएगा। तो पक्का दिस 14 विल बी ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मे बी 7 + 7, मे बी 8 + 6, मे बी 10 + 4, बट दैट पैटर्न इज नॉट येट डिस्क्लोज्ड एंड आई विल ऑल्सो नॉट डिस्क्लोज राइट नाउ। क्या डन है बात आपको? पक्का एवरीबडी? इजी है पैटर्न? सर क्या प्रैक्टिकल रहने वाला है कि थ्योरी रहने वाला है? इस 5 में, इस 6 में, आउट ऑफ 6 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन मे बी थ्योरी। मे बी बोला क्योंकि अब ये पैटर्न भी चेंज कर सकता है वो लोग, बिकॉज ऑफ MCQ इंट्रोडक्शन। अभी तक जो पैटर्न था उसमें वो रहता है। एंड दूसरा, क्वेश्चन नंबर 1 वुड बी कंपल्सरी, ये हमेशा समझ लीजिएगा। आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो कंपल्सन रहता है, तो उसमें वो लोग कोशिश करता है अच्छा पार्ट डालने का, और उसमें वो लोग मल्टीपल क्वेश्चन पूछेगा। मतलब वो क्वेश्चन में हो सकता है तुमको ऐसा कर दे 14 में 6 + 4 + 4, मतलब कितना क्वेश्चन पूछ लिया वहीं पे? 3 पूछ लिया, और वहाँ छोटा छोटा सम्स रहेगा, तो वो कंपल्सरी कर देता है और 3 चैप्टर पूछ लेता है उसमें। तो जनरली वो क्वेश्चन रहता है आपके, मेरे को जो लगता है 6 + 4 + 4 का पैटर्न रहेगा। अभी तक 20 नंबर का होता था तो 5-5-5-5 का पैटर्न था, जो आपने फाउंडेशन अकाउंट्स में भी शायद देखा हो, शायद, है ना? वो ही पैटर्न थोड़ा बहुत था इंटर लेवल पे, बट अब चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ पेपर पैटर्न है आप लोग का, जिसको आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? अब कॉपी मेंटेन करने के लिए आप हमेशा कॉपी में पेज नंबर लिखेंगे, क्योंकि जहां आपका बात आता है एक्सरसाइज बुक का, नवनीत मुंद्रा इज टू सीरियस अबाउट डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन वाइज मैं बहुत डिसिप्लिन था, और मैं अपने टाइम पे बहुत बहुत शिद्दत पूर्वक कॉपी किताब बनाता था। मतलब कॉपी किताब बनाते थे सर आप, क्रॉस रेफरेंसिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू क्रैक सीए इन 1 अटेम्प्ट, डिसिप्लिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू क्रैक सीए इन 1 अटेम्प्ट। और मैं और अविनाश सर दोनों इस बात पे बहुत ज्यादा आतुक थे। हमने अपने कॉपी में प्रॉपर इंडेक्सिंग, प्रॉपर पेज नंबर लिखना, बुक में प्रॉपर पेज नंबर लिखना खुद से करता था। बट अब आपके पास मेंटर है लाइक अस, जो आपको पहले से टोक दे रहे हैं ये काम करने, तो कॉपी में ना घर जाके सारा पेज नंबर 1 से लेके जितना तक भर सकते हो भरना। आलस आता है तो मैं बता दूं, घर में एक ना एक निठल्ला भाई या निठल्ली बहन होंगी जो अभी कुछ नहीं कर रहे होंगे, और उनको बहुत मजा आता है ये काम करने में। देना पेज नंबर लिख देता, देना। तो वो जो कॉपी का कवर चढ़ाते थे, तो जैसे पेज नंबर लिखना है, नहीं तो कई बार कहता है मम्मी लोग भी बहुत खुश होती है, दे दो थोड़ा पढ़ाई का काम हम भी कर ले। तो अगर मेरी मम्मी को बहुत मजा आता था कि नहीं दे तेरा क्या कॉपी में क्या करना है बता, कवर चढ़ा दे क्या? बोला अब कवर नहीं चाहिए मम्मी, अच्छा नहीं लगता, जाके देखेंगे कवर चढ़ाया हुआ है। नहीं, बट हाँ, पेज नंबर लिखवाने वाला काम जरूर करवा सकते हैं। वो करने से आपको बहुत 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 सुविधा मिलेगा। एंड आई कैन गिव यू अ रेफरेंस ऑल्सो, आई डोंट हैव राइट नाउ ओवर हियर, आई विल शो यू लेटर, कि जिसमें मैंने आपको दिखाऊंगा कि मैं हर टर्म में जो एक बेस्ट कॉपी रहता है उन पे कैश प्राइस का इनाम है। जिसका कॉपी सबसे बेस्ट मेंटेन रहेगा लास्ट में, नॉट नेसेसरी सुंदर, मैंने कुछ वर्ड बोला, बेस्ट। अब आपको ये सब चीज़ समझ में आना है, क्योंकि सुंदर मैं खुद नहीं लिखता, तो सुंदर का बात नहीं होता है। बात ये होता है कि सर मेरा सारा चीज़ अप टू डेट है, देख लीजिए कॉपी, होमवर्क भी किया हुआ है, क्लास वर्क भी किया हुआ है, पेज नंबर लिखा हुआ है, क्रॉस रेफरेंसिंग किया हुआ है। उनको मैं फ्लैट 1000 रुपीज़ देता हूँ, और सबको मिलेगा वो जिनका कॉपी अच्छा होगा। मतलब ये नहीं है कि बेस्ट ऑफ ऑल जितना लोगों का अच्छा रहेगा उनको फ्लैट 1000 रुपीज़ कैश प्राइज है, जस्ट बाई शोइंग दी कॉपी कि मेरा देख लीजिए मेंटेन था कॉपी। तो जो लास्ट तक कॉपी मेंटेन करेंगे 1000 रुपीज़ फ्लैट इनाम है। ये तो ऐसी, और बीच बीच में तो पैसे का तो बौछार हो गई, टेंशन का बात नहीं है। जहाँ मेरा मन खोल के मैं बोल दूंगा कि ये सम जो कर लिया उसको 500 रुपये का इनाम, जिस जो ये कर लिया उसको 200-300, वो निकलता रहेगा मेरे मुंह से। क्या डर है ना बात? तो सम्स के बेसिस पे भी वो रहेगा, और तो और
आप अगर जब फाइनल अटेम्प्ट में अच्छा नंबर ले आओगे तो उसके लिए हमने इस टर्म ऑनवर्ड्स, नए सिलेबस आया है तो नए सिलेबस ऑनवर्ड्स कुछ नया इंसेंटिव रखा है। पिछली बार तक तो हम सामने से लेते थे, जैसे रैंक 1 जो आई थी ना किंजल अजमेरा, रैंक 2 जो आया था ना निष्ठा बोत्रा, उनको तो हम पार्टी लिए उनसे, उनको हम नहीं दिए। वो हमको बुलाई थी, सर मेरा पार्टी रख रहे हैं हम लोग, रैंक बनाने वाला जरूर आएंगे। गिफ्ट दिए, बहुत बढ़िया गिफ्ट दिए, बट यस वी नो कि पार्टी हम उससे लिए थे। बट अब हम आपको इंसेंटिव देने के लिए थोड़ा वो पार्टी वाला स्कीम ऑन रखते हैं, जहाँ पे अच्छा नंबर आने पे, और वो अच्छा नंबर का कैटेगरी मेरे हिसाब से इट इज़ इन कॉस्टिंग स्पेसिफिकली, क्योंकि MCQ भी आ गया है तो 90+। अगर 90+ कोई पेपर में आपका मेरे एंड से आता है या आपका अकाउंट्स में भी आता है, किसी भी सब्जेक्ट में आता है जो हमारे यहाँ से है, तो आपको हमारे तरफ से पार्टी मिलेगा। और वो पार्टी कोई छोटा मोटा जगह नहीं, विल गो टू अ 5-star होटल एंड वी विल इंजॉय, नॉट अ रूम सर्विस बट इंजॉय बोलते ही 5-star होटल थे, अरे रूम नहीं, रूम नहीं है, इंजॉय द फूड सर्विस ऑफ देयर डिपार्टमेंट। हाँ नहीं वो सब नहीं करेंगे, वो सब कुछ नहीं। तो ब्रेकफास्ट जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है वो सब काम नहीं करेंगे, विल हैव अ डिनर और देयर एज वेल एज। अच्छा, और कोई बेस्ट जो स्कोर करेगा उसको तो और इनाम मिलेगा, विच इज़ की रैंक आने पे और 100 पे 100 आने पे जिसका भी आता है उसको हमारे तरफ से फेलिसिटेशन मिलता है। और वो हम लोग स्पेसिफिकली तुम लोग के टर्म में अगर रिजल्ट जो कि जल्दी आ जाता है तो सरस्वती पूजा वाले दिन रखेंगे, जो कि हमने सोच के रखा है, और इस टर्म का हम लोग रखते हैं 15 अगस्त को। तो सरस्वती पूजा वाले दिन आप लोग को फेलिसिटेट किया जाएगा, जिधर आपको कैश प्राइज मिलेगा 51,000 रुपये का। जो लोग का भी आएगा 51,000 इन एनी सब्जेक्ट, जो हम लोग के यहाँ लिया गया था 51,000 पर सब्जेक्ट आपको मिलेगा। सर 100 आया हुआ है क्या? आया हुआ तो है, बहुत लोगों का आया हुआ है ऑल इंडिया बेसिस पे, बट अभी तक आप लोग में से कई लोग नहीं ला पाए हैं। मतलब हमारे यहाँ से हाईएस्ट अभी तक कॉस्टिंग में 98 गया है लास्ट टर्म में ही। आप देखे होंगे जो लोग इस मई वाले टर्म में पास किए हैं उसमें से एक लड़का ने हमारे यहाँ से डिडवाना से पढ़ के 98 लेके आया। उससे पहले किंजल अजमेरा का 94 आया हुआ है, और एक ऋतिक रैंक 3 उनका 96 आया हुआ है। तो इस तरीके से फ्लोर गया हुआ है। 100 कोई ला के दिया नहीं है तो इनाम देने का मौका नहीं मिला है। होपफुली इस बैच से मैं वो उम्मीद करता हूँ कि एक ना एक जन तो वो उम्मीद को पूरा करेगा और मेरा आउटफ्लो करके दिखाएगा। क्या डन है बात आप लोगों को? चलिए, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड पेपर पैटर्न डिस्कस्ड है, क्रॉस रेफरेंसिंग डिस्कस्ड है, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने आपका किताब में कितने सुंदर रूप से पहला चैप्टर में, अच्छा बुक्स आपको मिल जाएंगी, इट इज इन प्रोसेस। तो कोई भी सब्जेक्ट का बुक अभी तक रेडी नहीं है तो आप टेंशन मत लो। ऐसे भी हम पहला 6 क्लास क्या करने वाले हैं बताओ तो, बेसिक्स। तो यू डोंट रिक्वायर बुक एट दैट टाइम। एज सुन एज यस, आराध्या का 96, सॉरी रियली सॉरी, वो क्लास कर रहा है। अच्छा नहीं, उसका दोस्त आके बोला सर आराध्या का 96 आया था। यस, आराध्या का भी 96 आया हुआ है। तो इस तरीके से मार्क्स हैज़ बीन वेरी ब्राइट, बट 100 आउट ऑफ 100 लाना बहुत जरूरी है। अब बात आता है कॉस्ट शीट जैसा सब्जेक्ट चैप्टर जो आप देख रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैक की और प्रेपरेशन बोल के एक कॉलम है, यानी मैं खुद दे रहा हूँ वो चीज़ जहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेग्रीगेट किया, और मैं इस हिसाब से बुक का मॉडलिंग किया हूँ कि मैं आपको लाइन से लेके चलने वाला हूँ, जिससे आपको ये नहीं हो कभी ये आदमी बोल रहा है उस सम्स में चल, कभी ये आदमी बोल रहा है इस सम्स में चल, एकदम लाइन से चलना है। आई हैव मेड दैट मॉड्यूल वेरी वेरी यूनिकली। उसके बाद इंपॉर्टेंट सम्स ऑलरेडी मार्क्ड है हर जगह, और एक बगल में 2 कॉलम दिख रहा होगा जो शायद खाली छूट जाए आपसे। करोगे ना, भरोगे ना, टिक करोगे तो, गंदा करोगे ना किताब, गंदा कर लेना किताब, क्योंकि किताब गंदा हो गया ना ये समझ लेना वो किताब एक ही बार पढ़ना है। अगर किताब गंदा हो रहा है मतलब वो दोबारा नहीं देखना है। अगर किताब सुंदर रह गया ना समझ लेना सेकेंड अटेम्प्ट में काम आएगा। क्या चाहिए वो काम? नहीं, तो गंदगी करना है। जो लोग ज़्यादा वो पेंसिल से वो सब करते हैं ना, हमको नहीं पसंद है। गंदगी करो, क्योंकि ये समझ लेना आखिरी बार पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं आखिरी बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट है ये। तो ये गंदगी करने के लिए दिया है, इसीलिए बगल में टिक ना करो कि कर लिए। मैंने जगह छोड़ दिया है बगल बगल में जिसमें क्या लिखा है देखो, पढ़ो। सेल्फ प्रैक्टिस 1, सेल्फ प्रैक्टिस 2। सर सेल्फ प्रैक्टिस 1 में क्या क्या आते हैं? सेल्फ प्रैक्टिस 1 में वो सम्स आते हैं जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कराया हूं। दूसरा,
क्लास में करते वक्त तुमको दिक्कत दिया, वो सब्जेक्टिव है और कस्टमाइज्ड है, दैट कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज्ड, बट जो इंपॉर्टेंट है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, जो मैं स्टार मार्क करके रखा हूं, वो तो सेल्फ प्रैक्टिस 1 होना ही है। बट सेल्फ प्रैक्टिस 1 उसके अलावा और कौन से सम्स होते हैं, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सपोज सम्स करते वक्त, होमवर्क करते वक्त मेरे को उस सम्स में दिक्कत आया सर, हो सकता है फलाना आदमी को नहीं आया, डिगाना आदमी को आया, तो जो दिगाना आदमी को आया वो उसको क्या कर लेगा, वापस से स्टार मार्क अपने हिसाब से, इसलिए मैंने जगह छोड़ा इंपॉर्टेंट में, और जहां पे आप अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि यार ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बॉस, क्योंकि मेरे को इसमें दिक्कत हुआ, हम इस सम्स में ये सिली एरर कर बैठे थे, तो वो स्टार मार्क कर लोगे और वो सवाल भी आपके लिए क्या बन जाएगा, बोलो सेल्फ प्रैक्टिस 1। सेल्फ प्रैक्टिस 1 में ऑलमोस्ट 60% ऑफ द सम्स आ जाना चाहिए, और सेल्फ प्रैक्टिस 2 में उसके बाद उन स्टार में से जो जो वापस से दिक्कत दिया वो बनना चाहिए। स्पेसिफिकली जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल दूं वो तो बिल्कुल, तो लास्ट तक जाते जाते आपका 50% टू 40% ऑफ द सम्स 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा। ये करते रहना है आपको साथ ही साथ, जैसे जैसे मैं बोलूंगा कि आज आप इस चैप्टर का सेल्फ प्रैक्टिस ट्राई करेंगे 2 सम्स, तो वैसे करते करते बीच बीच में मैं भी टोकता रहूंगा, किया क्या तुम लोगों लगे, हाँ कर लिया ना सर। तो इस तरीके से आपको बढ़ना है। आगे देखो आप, एक चीज आपको दिखेगा कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर में क्वेश्चन वाइज मैंने हेडिंग में क्या क्या लिख के रखा है, ध्यान से देख रहे हो आप, क्या क्या है बताओ, बगल में क्या लिखा हुआ है, ओल्ड SM, ये क्या होता है, ओल्ड स्टडी मटेरियल। पुराना स्टडी मटेरियल क्यों हो गया, क्योंकि न्यू आ गया है तुम लोग का टर्म से, तो जो जो सवाल अच्छे थे पुराने में, अच्छे थे जो करवाने लायक थे, वो मैंने ओल्ड स्टडी मटेरियल से भी लिए हैं। मैंने यहाँ पे न्यू स्टडी मटेरियल है तो क्या लिखा है वर्ड उसमें, सिर्फ SM। अब अगर कोई सवाल RTP या PYP, समझ रहे हो क्या मतलब, पास्ट ईयर पेपर से अगर अच्छा था और प्लस कराने योग्य है, अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस करना है, वो सब भी यहाँ दिया है। यानी आप देखोगे PYP, आप देखोगे मेरे सम्स में SM, और ऑलरेडी सब चीज MTP दिख रहा है, MTP वो सब कवर्ड है, PYP। तो आपको कुछ अलग से अगर करना है तो सिर्फ जो मैं बोलूँ वही, कि वापस से यही प्रैक्टिस करना है। और जैसा मैंने बोला, मेरा खुद का कॉस्ट शीट का चैप्टर आप कहीं भी मिला लेंगे, मैं सम्स एंड भी नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक इट्स गेटिंग ओवर डाउन द लाइन टू 21, यानी इस चैप्टर में 21 सवाल है जो किसी भी की किताब में आपको नहीं मिलेगा। 21 सम्स ये एक चैप्टर का है, जिसमें जो वेटेज वाइज अगर देखोगे आगे जाते जाते और चैप्टर्स में सम्स बढ़ेंगे ही, तो ये चैप्टर का हाईएस्ट नंबर ऑफ सम्स हम करेंगे। और बगल में एक चीज और दिख रहा होगा, ध्यान से अगर देखो तो, ये मैं जगह छोड़ रहा हूं कि तुमको खराब ना लगे लिखने में, क्या लिखा हुआ है बताओ, एक्सरसाइज कॉपी नंबर, मतलब सर ज्यादा कॉपी लगेगा, 2 से 3 बुक कॉपी भर जाएगा आपका, 240 पन्ने का ईच। तो वो जो कॉपी नंबर है वो अभी आपका कॉपी नंबर 1 होने वाला है, और पेज नंबर कौन सा लिखोगे बताओ आप अपना जिस कॉपी का पेज नंबर में पहुंचे हो। ये लिखने से जब आप बुक से सवाल प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको अगर दिक्कत आता है तो तुरंत आपका कॉपी में वो पेज नंबर में कहाँ जाना है पता रहता है, वरना जो टाइम वेस्ट होता है और जो आलस आता है ना वो नहीं आएगा। दूसरा, जब हम कॉपी में क्वेश्चन लिखते हैं ना, मेरा बहुत अच्छा स्टाइल है एक लिखने का, और वो ये है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर मान लो 4। तो ये क्या है बताओ तो, कि बुक का क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 4 का सम्स किए। तो जब बुक कॉपी में है, अचानक से रिवीजन करते करते कॉपी में इस सवाल का मन किया एक बार क्वेश्चन देख ले, तो तुरंत वो बुक का पेज नंबर खुल जाएगा। ये क्रॉस रेफरेंसिंग आपको हर सब्जेक्ट में करना है, नॉट इन माइंड, हर सब्जेक्ट में करना है। मतलब चाहे अकाउंट्स हो, चाहे कॉस्टिंग हो, चाहे FM हो, चाहे टैक्सेशन हो, जहां प्रैक्टिकल सम्स आता है, जहां प्रैक्टिस ओरिएंटेड काम आता है, क्रॉस रेफरेंसिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और मैं सच बता रहा हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एक बार में CA इंटर निकालने के लिए, क्योंकि आपको इससे जो डिसिप्लिन मिलेगा, एक अंदाज मिलेगा कि हम क्या कर रहे थे भाई इतना दिन से, और वो आपको बाद में बहुत हेल्प करेगा रिवीजन करने में। और इस वजह से नवनीत मुंद्रा रिवीजन में बहुत ज्यादा फोकस करता है, और वो आपको एक अलग से क्या देने वाला है, क्या लिख रहा है, कॉस्ट डे बिफोर एग्जाम, नाम ही है मेरे किताब का, आपको मैथ्स में भी मिला होगा। मतलब इट इज आइसिंग ऑन केक, जिसके वजह से आप हर चीज एक जगह, एक चीट पेपर है रे, जहां आप अगर देखोगे आपको लगेगा अरे गजब। और ये तो मेरे खुद का टाइप्ड है, मतलब मैं खुद iPad में बनाया था, कुछ 12 दिन मेरे को लगे थे, और ये मैंने पूरा खुद से करके, अच्छा फोटो भी डाला अपना एक तो, ठीक है ना, और ये करके अच्छा सा कॉस्ट शीट, अगर देखो आप तो इसमें पूरा
कंसेप्ट प्लस फॉर्मेट प्लस थ्योरी, एवरीथिंग इज कवर्ड। मतलब यहां चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट्स के भी समरी, थ्योरेटिकल समरी एज वेल एज फॉर्मेट बेस्ड बातें सब दिखेंगी। क्या दिख पा रहा है आपको? तो इस तरीके से मैंने सारे चैप्टर्स का आपको यहाँ पे कवर करवाया है टॉपिक। तो आप देखोगे कि यार ये करने से एग्जाम से पहले सर कितना मोटा पन्ना है, जो सुनने में आया मेरे को वापस से कि सर ये कितने बड़ा पन्ना का बुक है। जैसे देखो आपको यहाँ दिखेगा, ये सब मैंने हाथ से खुद बनाया था। हाथ से मतलब मेरा हैंडराइटिंग ऐसा नहीं है, वो आईपैड में वो सब यूज़ करके। बट मैं आपको बता दूं ये टोटल 100 पन्ने का किताब है, यानी 100 पन्ने में आपका क्या समराइज्ड है, पूरा का पूरा कॉस्टिंग। ये 100 पन्ना पढ़ डालेगा एग्जाम से पहले, क्योंकि नाम ही है इसका डे बिफोर एग्जाम। एंड द थर्ड बुक यू विल गेट इज ऑन, सोचो, नहीं समरी हो गया, मेन मैट हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। MCQ कौन सा किताब मिलेगा आपको? MCQ और एडिशनल क्वेश्चंस इफ एनी, जो आपके टर्म तक और इंपॉर्टेंट लगेंगे वो डाल दिए जाएंगे। बट वो बुक अभी तक हम बनाए नहीं है, और वी कैन से दैट ऑन पब्लिक वे, बिकॉज एवरीबडी इज राइट नाउ टेलिंग कि वो कर लिए, बट वो लोग कोई नहीं किए, क्योंकि आज तक कॉस्टिंग के ऊपर क्या नहीं था, MCQ था नहीं, सेम अकाउंटिंग, सेम FM स्पेसिफिकली। तो इसके ऊपर जब इंस्टीट्यूट कुछ मॉड्यूल लाएगा, कुछ बताएगा, तब जाके हम बता पाएंगे, वरना हम ही कुछ बना देंगे। ऐसे बना तो सकते हैं, क्योंकि बाकी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं आउट ऑफ इंडिया वाले, उनमें ऑलरेडी कॉस्टिंग में MCQ था। तो मेरे पास तो है रिसोर्स बनाने को, बट पता चलेगा ना कि इस टाइप का पूछ रहा है, तो वो किताब तब बनेगा जब ICI ने कुछ अनाउंसमेंट कर दिया। बट ओवरऑल आपको कितना किताब मिलने वाला है? 3। किस सब्जेक्ट में? कॉस्ट में। कॉस्ट में 3 किताब मिलेगा, जिसमें एक पूरा प्रैक्टिस बुक रहेगा विच विल बी अराउंड 200 to 220 पेजेस, जिसमें आपके पूरे सम्स रहने वाले हैं। और आप देख रहे होंगे एक खास बात, सर आंसर कहाँ है? कुछ चीज़ देखा आपने? कहीं पे भी कुछ है? कहीं है? कहीं आंसर है? अल्लाह, तब मिलाएंगे कैसे सर? क्लास में। मतलब मेरा क्लास अगर करोगे तो ये गारंटी आपको सारा आंसर मिलेगा। मतलब एवरी क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन क्लास, चाहे वो होमवर्क हो चाहे वो क्लास वर्क हो। यू विल नॉट गेट दी होमवर्क सॉल्यूशन, बिकॉज आई नो अगर मैं वो दे दिया, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन से एक ही काम करोगे। हाँ ठीक है, हाँ ऐसे ही तो, हाँ यही तो सोचे थे, हाँ ठीक है, हाँ ये प्लस माइनस ये आता होगा, हाँ ठीक, चलो हो गया, होमवर्क डन। करके आए क्या सर? हाँ बिल्कुल, देख लिया ना क्या था। तो ये जो तरीका है ना आपका होमवर्क करने का, वो आज नहीं कल आने लगेगा आलसपना से, तो मैं वो आलस आने ही नहीं दूंगा। मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सम्स मैं आपके साथ खुद करूँगा क्लास में। मतलब एवरी डे द क्लास वर्क एंड होमवर्क इज़ फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज मैं कोई भी टर्म में आंसर ना तो रट के आता हूँ, ना मेरे पास कोई जगह है लिखने का। मैं आपके साथ सम्स बनाने वाला हूँ और एज अ स्टूडेंट इस सम्स को पढ़ूंगा। मेरे क्लास के कुछ तकनीक यही रहेंगे, जहाँ पे मैं आपको पहले सम्स के साथ ही खुला छोड़ दूंगा बाजार में। मतलब सर मैं आपको मरने के लिए, लड़ाई करने के लिए सम्स में झोंक दूंगा, जाओ लड़ के आओ। और ऐसा कोई हथियार नहीं होगा जो मैं नहीं सिखाऊंगा आपको। और सबसे बड़ा हथियार है इंटरप्रिटेशन स्किल। यदि वो आप 2 सम्स 3 सम्स तक मेरे साथ साथ सीखते रहोगे, चौथा सम्स ऑनवर्ड्स आप मेरे को बोलोगे चुप हो जा, हम खुद पढ़ लेंगे। और ये मेरा तरीका है, मैं पहले सम्स के साथ आपको बोल दूंगा जाओ पढ़ो, ट्राई करो 10 मिनट, और जैसे ही आप करोगे एक आएगा डर का माहौल कि सर मेरे से नहीं बन रहा है। बाबू पहले दिन किसी से नहीं बनेगा, वो इक्का दुक्का लोग हुआ जो शायद देख लेगा, कर लेगा। बट वो दिन का मैं इसीलिए वेट करता हूँ जिसमें 3rd चैप्टर आते आते आप बोलोगे सर अब हमसे भी बनने लगा है। बट अगर मैं पहले चैप्टर से ना करूँ तो शायद 3rd चैप्टर में भी वो दिन ना आए। तो प्लीज एवरीबडी, ये एक जो क्रिटिसिज्म मैं सुनता हूँ, बट आई डोंट नो वेदर दिस विल बी अ क्रिटिसिज्म लेटर ऑन और नॉट, कि सर आप तो सम्स हम लोग को करने दे देते हैं, सर हमसे सम्स पहली बार में बनता नहीं है। अरे वो होगा तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ। शायद मैं भी वहां बैठता तो होता, झूठ बोल रहा हूँ। बट मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं भी होता तो शायद नहीं बनता। बट धीरे धीरे 2nd चैप्टर, 2nd नहीं 3rd चैप्टर, 3rd नहीं, हम वो स्किल हासिल कर लेंगे। और इसीलिए तो एग्जाम में जब भी कोई नया सम्स आएगा हम कर पाएंगे। वरना आपका एक मेंटेलिटी, सर देखा हुआ सम्स नहीं आया, अरे तो नहीं आता है सीए तो वट तभी तो पड़ेगा बनने का कि यार कुछ ऐसा करके आए हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। फेल क्यों हो रहे हैं लोग? क्योंकि वो जो हैबिचुएटेड फॉर्म में सम्स देखते हैं उनको वही सम्स देखना है। नॉट नेसेसरी यार, कुछ नया आ गया तो हम क्रैक कर पाएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू गेट रेडी फ्रॉम द वेरी
फर्स्ट चैप्टर। यू विल नॉट थिंक कि नवनीत भैया पहला चैप्टर का पहला सम्स तो खुद रीड करके करवा देंगे। पहला रीडिंग आप करेंगे, मैं साथ साथ में बाद में रीड करूंगा और आपके साथ करूंगा सम्स, फिर मैं आप पे छोड़ दूंगा, चलो अब तुम ट्राई करो। क्या डर है आपको? बात तरीका ओके है सबको? हताश निराश मत होना, क्योंकि मैं ये देखता हूं बच्चे को लगता है सर मेरे से नहीं बन रहा, तो मैं खुद बोल रहा हूं 2-3 चैप्टर तक नहीं बनेगा, चौथा चैप्टर तुम बोलोगे सर मजा आ गया, अब हमको आता है कैसे करना है। ओके है सबको? पक्का एवरीबॉडी? तो चलिए हेडिंग लिखते हैं अब। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। ओहो ब्यूटीफुल, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। ये शब्द कॉस्टिंग, कॉस्ट क्या होता है सर? ये शब्द कॉस्टिंग या कॉस्ट क्या होता है सर? मेरे को तो एक शब्द में अगर मैं बोलूं तो इट्स वेरी इजी। कॉस्टिंग वर्ड का मतलब तो नहीं पता सर, कॉस्ट का मतलब पता है। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। हिंदी में अगर बोले तो क्या है? खर्चा। तो सर कॉस्टिंग क्या होता होगा? टिंग 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 टिंग, मतलब सिंपल सा बात बोले तो कॉस्ट निकालने का प्रोसेस, कॉस्ट निकालने का प्रोसेस को कॉस्टिंग बोलते होंगे। वेरी नाइस सर, ये 2 वर्ड तो क्लियर हो गया। एक तो प्रोसेस है और एक क्या है? खर्चा खुद। एकदम हिंदी, एकदम हिंदी। कोई आधुनिक भाषा में अपने को याद नहीं रखना है, अपने को पहले समझना है क्या वर्ड होता है। तीसरा बात सुनना, सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहले वो 2 शब्द को जोड़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। एनीबडी, कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग? यस और नो, बस इतना बोलो। क्यों डिफरेंट है, कभी सोचे हो? क्या ऐसा होता होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का दरकार पड़ा? था तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो व्हाई वी रिक्वायर कॉस्ट अकाउंटिंग? आओ एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा मजा आएगा तुम लोग को, क्योंकि हर कोई का नींव कहीं ना कहीं बनिया का तो है। तो अगर बनिया दिमाग है तो ध्यान से सुनना मेरा बात। आदित्य बिरला नाम सुने हो? इनकी एक विंग है, रिटेल चेन है, जहां ये शर्ट्स, याद है आपको, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स बनवाते हैं। पता एवरीबॉडी जानते हो उनका ब्रांड का नाम? वेरी गुड, एलन सोली। एलन सोली इज अ ब्रांड जो कि बाहर की नहीं है, इंडियन कंपनी, और वो भी किसकी है? आदित्य बिरला की। ये जो आदित्य बिरला की कंपनी है, क्या नाम बोला बताओ आपको? एलन सोली का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट तो एक शर्ट पैंट होता है। एलन सोली के नाम से तो आप आदित्य बिरला का बुक्स नहीं देखते थे। अविनाश सर अगर आपको बुक्स दिखाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो बिरला कंपनी का होगा, जिसमें आप उसका क्या देखोगे मालूम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं एक बार टी फॉर्मेट में बना रहा हूँ, ऑल्दो अभी ये चेंज हो गया है समझने के लिए, क्योंकि अपना साधारण बात यही होता था। यहाँ क्या लिखते थे आप बोलो तो? बाई सेल्स। और यहाँ क्या आता था बोलो? एनीबडी? टू क्या लिखते हो बोलो? अच्छा, बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गए स्टॉक। मैं सीधा बोल रहा हूँ, खर्चा लिखते हो। यहाँ कमाई लिखते हो और यहाँ क्या लिखते हो? खर्चा। मैं कुछ खर्चों का नाम बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अच्छा लगे तो बताना। सबसे पहले कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मटेरियल लगता होगा। क्या लगता होगा बोलो? मटेरियल। तो मैंने लिखा है डायरेक्ट मटेरियल। अगला सुनना प्लीज एवरीबडी, योगदान देंगे। इस मटेरियल में कौन काम करते होंगे? लेबर। इसके बाद इसके और भी अदर एक्सपेंसेस लगते होंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, लाइट बत्ती पंखा। अरे लाइट बत्ती पंखा मतलब सर ऊपरा ऊपरी खर्चे, जिसका नाम दूं? ओवरहेड्स। माथा के ऊपर, अरे माथा के ऊपर के खर्चे, ओवरहेड्स, एग्जैक्टली। तो अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट लगते होंगे, जिसका हम बाद में और अच्छे से इंटरप्रिटेशन सीखेंगे। ओवरहेड्स, माथा के ऊपर के खर्चे, वो सारे खर्चे लगना चालू होते थे सर। और हम इस पूरे स्टेटमेंट में इधर सारे खर्चे लिखने के बाद पहले निकालते थे ग्रॉस प्रॉफिट। निकालते थे क्या आप? इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहाँ लिखते थे, और इसके बाद आप क्या खर्चा लिखते थे मालूम? सबसे पहले और भी लिखते थे, लाइक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और आप क्या लिखते थे मालूम? ये हो गया फैक्ट्री रिलेटेड, और ये हो गया आपका यहाँ पे और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड। जैसे कि आपका ऑफिस में जो तुम लोग सीए बनोगे, तो तुम लोग जब कंपनी में जाओगे तुम्हारा भी तो सैलरी होगा, वो खर्चा भी तो आएगा यहाँ, बट ऊपर नहीं आता वो। ग्रॉस प्रॉफिट में धंधे तक का जो वो प्रोडक्शन तक का कॉस्ट है वो आता था, बट उसके बाद वाला खर्चा नीचे पीएल में लिखते थे आप, है ना। इसको क्या बुलाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बुलाते थे इसको आप?
और इसको क्या बुलाते थे आप? पीएल अकाउंट। याद आ रहा है थोड़ा बहुत 11-12 का बेसिक ज्ञान? अच्छा, टू यहां और क्या आता है सर? अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब लिखने के बाद हम यहाँ क्या लिखते थे? टू नेट प्रॉफिट। ये तो ओके है। आदित्य बिरला जी के पास ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट सब देख सकते हैं। आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूं, आदित्य बिरला जी भी देख सकते हैं। इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्या डन है बात आपको? अब बात आता है, आप एज ए एडवाइजर आदित्य बिरला जी को फ़ोन किए, नंबर मिला आपको और आप फ़ोन किए और बोले सर मेरे पास एक स्कीम है। स्कीम समझ रहे हो? स्कीम देखे हो हेरा फेरी? मेरे पास एक स्कीम है। तो बोला क्या स्कीम, क्या है, क्या स्कीम है बता। बोला मैं आपका कमाई बढ़ा सकता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं आपका कमाई बढ़ा सकता हूँ। वो बोला अच्छा ठीक है, मीटिंग कर लेते हैं एक। बोला कब आना है? बोला इतना तारीख को इतने बजे आ जाना। तुम गए उसके पास मीटिंग में, वो मस्त तुमको चेयर वेयर दे के बैठाया, तुम ऐसे दीनानाथ चौहान की तरह ऐसे हाथ रख के बैठे। बोले बताओ क्या बात है, चाय वाय मंगाने का बोल दिया था जब तक वो कि जाओ समोसा वोसा ले आओ इसके लिए। बोलता है सर क्या स्कीम है, सुनेंगे ना आप, बहुत ज़बरदस्त स्कीम है, आपका कमाई बढ़ जाएगा। बोला बताओ। सेल्स बढ़ा दीजिए, खर्चा कम कर दीजिए, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। स्टंट एकदम एक बार के लिए वो क्या बोल रहा है, और ये एकदम सही बोला। वो बॉडीगार्ड बाहर में बुलाएगा, सिक्योरिटी फटाफट इसको लेके फेंक, और वो जो समोसा आ रहा है तुम खा लेना, तुमको लगेगा ये। क्योंकि ये जो आदमी आज बकवास करके गया है, ये हमको क्या बताया कि सेल्स बढ़ा देना और क्या कर देना, खर्चा कम कर देना। जैसे हमको मालूम ही नहीं था ये बात कि ये करने से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये स्टेटमेंट देख तक हम यही बात तक बता सकते हैं। अगर हमको एग्जैक्टली उसके इंटरनल मैटर्स में जाना है और ये जानना है कि किस तरीके से वो काम करता है, तभी हम बता पाएंगे कि एग्जैक्टली हम उसका कैसे प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग अब बोलता है कि ये पूरा स्टेटमेंट एक कंपनी का होता है, बट हम कंपनी के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट वाइज अकाउंटिंग करेंगे। क्या वाइज करेंगे बोलो तो? हम अब एक एक माल का अलग से सारा खर्चा निकालेंगे, एक एक माल का अलग से कमाई निकालेंगे और एक एक माल का प्रॉफिट निकालेंगे। क्या फायदा होगा सर? इससे आप डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो कि किस प्रोडक्ट से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, किस प्रोडक्ट में ज्यादा खर्चा कर पा रहे हैं। यह स्टेटमेंट देख के हम इतना बता नहीं सकते। दूसरा, इस स्टेटमेंट का सेकंड ड्रॉबैक, यहां पे कौन सा प्रॉफिट धंधे का प्रॉफिट है बताओ तो? एनीबडी? दो प्रॉफिट लिखा हूं, जीपी एनपी, विच इज गिविंग यू द धंधे का प्रॉफिट। सर धंधे का प्रॉफिट का इंग्लिश टर्म बोलोगे क्या आप? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या वर्ड बोला बोलो तो? ऑपरेटिंग, धंधे का प्रॉफिट। एनीबडी कोई धंधे का प्रॉफिट बता सकता है? एनपीए की जीपीए? ना तो एनपीए ना तो जीपीए, यही प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकेंड लिमिटेशन है, वो कहीं भी आपको धंधे का प्रॉफिट नहीं बताता। धंधे का प्रॉफिट जानना है, देखोगे कहाँ है वो? ये देखो, मैं इस पूरे बात को मिटा देता हूं। कहां तक लिखा अभी तक बोलो? ऑफिस और क्या लिखा हूं? एडमिन। ये होता है धंधे तक का बात। इसके बाद जो अदर खर्चे लगते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे, जैसे कि तुम लोग सुने होंगे इंटरेस्ट। क्या लगता है आपका? इंटरेस्ट कॉस्ट। धंधा करने में क्या लगता है बताओ? इंटरेस्ट कॉस्ट। और बोलो सर, और बैड डेट होता होगा? बैड डेट होता होगा कि नहीं? बैड डेट होता है सर। सर वो जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर वो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब जो खर्चे हैं ये सब क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। हमको इनडायरेक्ट नहीं, हमको सिर्फ धंधे का प्रॉफिट चाहिए। तो हम इसके बाद जो प्रॉफिट निकालते हैं ना, उसको क्या बुलाते हैं बोलो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट से और क्या लेस करेंगे बताओ बताओ बताओ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से और क्या एडजस्ट कर देंगे कि नेट प्रॉफिट आ जाएगा? बोलो बोलो बोलो। जो एक चीज हटा दिया था वहां से, टू क्या बोलो? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स। अगर वो लिख देंगे तब जाके क्या आता है बोलो? नेट प्रॉफिट। बट क्या कभी भी आपको अकाउंटिंग ये बीच में ये वाला बात सिखाया? वो कभी भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना नहीं सिखाया, वो कभी भी आपको धंधे का प्रॉफिट निकालना नहीं सिखाया। तो इसके वजह से किसका जन्म हुआ बोलो? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का, जो बोलता है इंटरनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। क्या मेंटेन करना? अच्छा अब बताओ, क्या तुम
को पता चल सकता है एलन सोली का मटेरियल का कॉस्ट कितना था, उसका लेबर का कॉस्ट कितना था? क्यों नहीं पता चल सकता? पता कर लो, क्या दिक्कत है? पता कर लोगे ना, पकड़ के मारोगे उन लोग को। क्यों? पता है वो जो 2000 का शर्ट है ना, जब पता चलेगा ना कि 800 रुपये का कॉस्टिंग में तैयार करके कितने में बेच रहा है, तो कितने का मार्जिन? मोर देन 100%, मोर देन 100%। समझ पा रहे हो? अबे 100%, डबल से ऊपर में बेच रहा है कि नहीं? 150% का मार्जिन रखता है ये लोग। तो 150% का अगर मार्जिन है तो तुम क्या खरीदोगे अगली बार से जब पता चल जाएगा? बोलेगा भाग काय लेंगे इससे, बट ब्रांड है सर, ब्रांड लेंगे हम लोग, पहनेंगे वही, क्योंकि हमें पता नहीं ना क्या है, हमें तो लग रहा था कि वही चीज होता है। तो ये सब चीज क्या बाजार में पता चलता है कि सिर्फ अंदर वाले लोगों को पता है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिंस एक खुला किताब था, कोई भी देख सकता था, उधर सारा बात नहीं बताते हैं। इसलिए एक और अकाउंटिंग का जन्म हुआ जिसको क्या बुलाते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। जो किसके लिए बना? इंटरनल मैटर्स के लिए, जहां सिर्फ किसको पता चलेगा बात बताओ? जो उधर के लोग हैं, ताकि वो क्या ले सके बताओ? डिसीजन। इसीलिए इस सब्जेक्ट के साथ एक और नाम आया, क्या? मैनेजमेंट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स यू टू टेक व्हाट? मैनेजरियल डिसीजंस। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट हेल्प यू टू टेक फाइनेंशियल डिसीजंस। सर क्या बोल रहे हो? मैनेजरियल डिसीजन फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं ले सकता, वो इन्वेस्टर लेता है, क्योंकि वो किताब किसके पास है बताओ? सबके पास। तो एज अ इन्वेस्टर, पब्लिक जो इन्वेस्ट करते हैं, वो किससे एनालिसिस कर रहा होगा बताओ? बोलो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड। और वो क्या डिसाइड करेगा? क्या इस कंपनी में हमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं? जो कहां काम आएगा वापस? एफएम में। जो कहां काम आएगा? अकाउंट्स में। जहां हम किस बेसिस पे डिसीजन लेंगे? फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बेसिस पे। बट इंटरनल मैटर्स, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म हुआ ताकि हम क्या ले सके सर? इंटरनल डिसीजन। अब सपोज मेरे को एज अ एम्प्लॉय मैंने फोन किया आदित्य सर को और बोला, आदित्य जी मेरे पास एक बहुत अच्छा स्कीम है इस बार, जिससे मैं आपको क्या बता सकता हूं, आपका प्रॉफिट बढ़े और क्या हो बताओ? बोलो, कॉस्ट गिरे, यानी सेल्स बढ़े और कॉस्ट गिरे। तो बोला कैसे बताएगा? आओ अब इसको जूम इन करते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। मान लेते हैं इस पूरे बिजनेस में मेरे पास टोटल 4 काम हैं। शर्ट, जिसमें मैं टी शर्ट्स भी बना रहा हूं और नॉर्मल जो शर्ट्स होते हैं वो बना रहा हूं, और पैंट्स, जिसमें मैं बता रहा हूं तुम लोग को, मान लो ट्राउजर्स बना रहे हैं, और ये फॉर्मल सी हो गया ट्राउजर्स, और चीनोज पकड़ लो या जीन्स पकड़ लो, ठीक है? मैं ये 4 चीज बना रहा हूं। इस 4 चीज में मैं आपको ये टोटल कॉलम जो यहां बना था, क्या वो ऊपर लिखा था? सोच के देखो एक बार, क्या ये टोटल कॉलम आपको ऊपर पता था? जैसे कि अगर मैं सेल्स लिख रहा था, तो वो सेल्स अगर 200 लाख था, तो वो 200 लाख किसका सेल्स था जो यहां था? सोचो, सबका था। वी डिडंट न्यू कि इसमें किसका कितना है, बट वो किसको पता है? इंटरनल मैटर्स। तो इंटरनल रिकॉर्ड में जब ये लिखना चालू किया, मान लो इस 200 लाख में शर्ट का धंधा 100 लाख का था। धंधा वर्ड बोलूं चलेगा? मन का बात लगेगा। धंधा 100 लाख का है। टी शर्ट का धंधा मान लो 20 लाख का है। ट्राउजर्स का धंधा मान लो 50 लाख का है। रिमेनिंग फिगर हमेशा मेरे को बताते रहना। हाँ, मैं रैंडम एग्जांपल लिया हूं। क्या 30 आ रहा है इसमें? मान लो अब मैं कुछ खर्चे लिख रहा हूं, जिसमें मैंने मटेरियल का खर्चा लगा। मान लो मटेरियल का खर्चा लगा मेरा टोटल 80 लाख, ठीक है? इस 80 लाख का बाइफरकेशन दे रहा हूं। मान लो इधर लगा तुम्हारा 30 लाख, इधर लगा तुम्हारा 5 लाख, इधर लगा तुम्हारा 20 लाख। कितना बच गया बताओ तो? 55 हो गया। कितना बचा? जल्दी से कैलकुलेट करो, हथियार निकाल लो अगर याद नहीं रहता तो। कितना होता है बोलो? 25। मटेरियल का खर्चा लग गया 25, ठीक है? नेक्स्ट सुनना, लेबर का खर्चा। मान लो लेबर का खर्चा टोटल लगा मेरा इसके ऊपर 30 लाख का, और 30 लाख में मैंने यहाँ पे बाइफरकेट किया आपके लिए 5 लाख, यहाँ बाइफरकेट किया आपके लिए 15 लाख, यहाँ किया आपके लिए 10 लाख। कितना हो गया? 0 बचा। तब एक काम करो, 6 ले लो और यहाँ 4, ओके? और लास्ट अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसके बारे में भी आप कुछ नहीं जानते हो, सिर्फ ये 2 शब्द जानते हो, बाकी सबको क्या बुला दिया बोलो तो? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मान लेते हैं वो मेरा लगा 50 लाख, तो इसको मैंने बांटा, 50 नहीं 20 लाख, और इसको मैंने बांटा यहाँ पे मान लो 2 लाख, यहाँ पे मान लो 20 लाख,
और 20 लाख नहीं 10 लाख, सॉरी 10 लाख, 4 कर दे, चलो ठीक है। इधर इधर दे देते हैं, छोड़ो 5 लाख और इधर 3 लाख। ओके, यहाँ तक। ये सारा करने के बाद एक बार फटाफट प्रॉफिट बताओ सारे बच्चे, और ये प्रॉफिट का नाम बताओ। आज पहली बार इस प्रॉफिट का नाम सुनो। वेरी गुड, दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड, बोलो क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी धंधे का प्रॉफिट। एक बार निकालो कैलकुलेटर में, मन से भी निकल सकता है, बोलो 8 लाख। नेक्स्ट 45 lakhs, नेक्स्ट 19 lakhs, नेक्स्ट बोलो तो 2 लाख का लॉस। और इधर का टोटल का भी फिगर बता दो, 70 लाख। क्या ये 70 दोनों जगह से आ रहा है, इधर से भी और इधर से भी? ओके है, चलो मान लो आप सीए बन गए, ठीक है। एक जोर हाथ ताली पहले अपने आप के लिए, यू आर अ सीए, ठीक है। चलो अब एक सीए से एडवाइस लेते हैं, ठीक है। लास्ट बेंच राघव एडवाइस करने वाला है हमें कुछ, और वो इंटरनल एम्प्लॉय था, बैठा जाके आदित्य बिरला जी के पास और उनको कुछ बात बताना चाहता है कि सर मेरे पास आपके लिए कुछ बात है कि आपको कुछ ये करना चाहिए अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। बोलो राघव, कोई आइडिया एक ठो देना, सारा नहीं, बहुत आइडियाज है यहाँ, बताओ। शर्ट का डिमांड और ज्यादा है, ये तुमको कैसे पता? राघव का आंसर आया, शर्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन लाइव भी बताएंगे कोई एक रीजन सारे बच्चे, बाकी यार राघव बोला शर्ट का डिमांड ज्यादा है। हाउ डू यू नो शर्ट का डिमांड ज्यादा है? ओके, सेल ज्यादा है तो वो तो उसका अभी का हो सकता है सैचुरेटेड सेल्स है, मतलब इसके बाद और सेल नहीं कर पाएगा। आप इंटरनल रिकॉर्ड्स में ये बोल सकते हो सर हो सकता है सेल बेचने का कोशिश और करेंगे, डिमांड क्या है वो मेरे को नहीं मालूम। तो वाई शर्ट, उसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, ये देख के वो बोला प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। एक रीजन वहां आया, बोलो सेकंड रीजन। ओके, एक और रीजन आया, बोला अभी सर हम डिसीजन नहीं लेंगे, अभी हम इसके बाद भी कुछ और निकालेंगे जो कि है यूनिट वाइज पता करेंगे चीज, ठीक है। और कोई डाउट और कुछ बात? बोलो जयेश, आपका नाम? हर्ष, आपका नाम? जयेश, बोलो। जीन्स का डिमांड कम लग रहा है, ओके, और तो और लॉस भी आ रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए, कॉस्ट को गिरा देना चाहिए, ठीक है। और बोलो श्वेत, शर्ट पे ज्यादा है तो शर्ट को और बनाना चाहिए। बोलो साहिल। ओके, ठीक है। और कोई? लास्ट बेंच इधर, आपका नाम सर? अरिजीत, बताओ, गाना गाते हो? नहीं, ठीक है, बताओ। तो शर्ट ज्यादा करेंगे। एनी अदर रीजन? एनीबडी, हाथ ऊपर। कुछ और? आपको चाय कॉफी पीना है कि नहीं वहां जाके, है ना? आदित्य बिरला जी आपको अभी तक खिलाना चाहते हैं, कुछ तो कुछ बताओ ऐसा जिससे वो इंप्रेस हो आपसे, बताओ। उधर बैठ के कोई अपना क्लास में ज्यादा सिस्टमेटिक वे नहीं है। शर्ट का सेल्स बढ़ा देंगे, क्यों? टी शर्ट का सेल्स बना देंगे, ओके, क्यों? उसका सबसे ज्यादा है, अच्छा ठीक है। जीन्स का प्रोडक्शन कम कर देंगे, ओके। अब इतना सारा बात आया मेरे पास। ऑनलाइन लाइव में भी 2 आंसर है। दृष्टि का आंसर है सर जीन्स का मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो टू कट ऑफ द लॉसेस, और अपर्णा का आंसर है जीन्स का मैन्युफैक्चरिंग कम कर देंगे। यानी सब जीन्स के पहले पीछे पड़े। एग्जैक्टली आप लोग इनहेरिटेड बनिया हो, मैं जानता हूं, और आपके दिमाग में जो बात आ रहा है वो एकदम सही आ रहा है। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बना उसका पहला मुद्दा था ये निकालना, यानी क्या सुनना, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट निकाल दिया। क्या इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट पता है? दूसरा प्रोडक्ट वाइज सेल्स पता है क्या? एनहेंस प्रोडक्ट वाइज क्या निकाला आपने नीचे? लास्ट बताओ प्रॉफिट। ये 3 मुद्दा के बाद, ये 3 मुद्दा आपको क्या मदद कर रहा है मालूम? टू टेक मैनेजरियल डिसीजंस, कि क्या करना चाहिए। तो इस वजह से वो मैनेजर राघव कहां पहुंचा? वो राघव कहां पहुंचा? आदित्य बिरला जी के पास, मैनेजमेंट के पास, जो क्या कर रहा है, मैनेजमेंट को कुछ बताना चाह रहा है जिससे मैनेजमेंट क्या ले सके? एक डिसीजन ले सके। और मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए उससे कुछ पूछ रहा है, जिसमें से सबसे पहले वो बोलना चाह रहा है सर सेल्स का ना
हमें जीन्स का काम हो सके तो बंद कर देना चाहिए। हाँ सर, अगर ये नया नया चालू किए हैं ये देख के, तो शुरू में तो सर कोई भी बिजनेस लॉस आता है तो ठीक है सर, कुछ दिन तक चलाएंगे क्योंकि कोई ज़्यादा भारी लॉस नहीं है। बट अगर ये 5 साल से धंधा चल रहा है और अभी भी हम जीन्स में क्या इनकर कर रहे हैं, बोलो लॉसेस, तो द इमीडिएट डिसीजन शुड बी स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ, बोलो क्या, जीन्स। अदरवाइज इफ इट इज एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस वी शुड कंटिन्यू इट, क्योंकि हो सकता है आने वाले 2-3 साल में क्या हो जाए बताओ, प्रॉफिट आ जाए। क्या एक अच्छा लगा ये आंसर जीन्स के रिगार्डिंग? मान लेते हैं डिसीजन लिए टू डिसकंटिन्यू दिस प्रोडक्ट पहले, यानी डिसीजन क्या लेते हैं बताओ जीन्स के लिए, वेदर टू कंटिन्यू अ प्रोडक्ट और नॉट। ये कौन कौन ले रहा है? मैनेजमेंट ले रहा है। किसके बेसिस पे? प्लीज बोलते रहेंगे, किसके बेसिस पे? कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करके दिया? बोलते रहो प्लीज, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करके दिया? 3 चीज, प्लीज बोलो वो 3 चीज। प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट, सेकंड प्रोडक्ट वाइज सेल्स, थर्ड प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट। जैसे ये 3 चीज पता चला, कॉस्ट अकाउंटिंग मदद कर रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कुछ डिसीजन लेने में, जैसे कि पहला, टू वेदर टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ डैश मेकिंग प्रोडक्ट, बोलो क्या, लॉस मेकिंग प्रोडक्ट और नॉट। द फर्स्ट डिसीजन, मान लो डिसीजन आया नहीं करेंगे बंद, तो कंटिन्यू कर, कोशिश कर कि अगले साल से इसका सेल्स बढ़ा के इसको प्रॉफिटेबल बनाए। या आप जो बोले इसमें जो सबसे यूज क्या लग रहा है बताओ, मटेरियल कॉस्ट, उसको कुछ रिड्यूस करने का कोशिश। वेरी गुड बनिया दिमाग, क्या बोलो, डन हो रहा है बात? मान लो ये नहीं हो पा रहा है तो भाई 2-3 साल बाद इसको क्या कर देना, डिसकंटिन्यू। अगर हो चुका है ऑलरेडी 2-3 साल वो, तो अभी क्या कर दे, इसको डिसकंटिन्यू। जैसे इसको मान लो डिसीजन आया बंद कर दिए, अब क्या? बंद कर दिए, अब क्या मतलब? अब क्या सर, पक्का वो जो आदमी वहां काम कर रहा है, वो जो मशीन वहां काम कर रहा है, वो जो मटेरियल वहां यूज हो रहा है, वो जो टाइम वहां इन्वेस्ट हो रहा है, इन सबको मैं एक वर्ड बोलता हूं, ऑल रिसोर्सेस। आप लोग पढ़े हो इसको, क्या बुलाते हैं? वो जो रिसोर्सेस किस में यूज आ रहा था, जीन्स में, क्या उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं? डज दैट रिसोर्सेस बी यूज्ड इन सम अदर part of the business so that overall profitability of the company increases? अब धीरे धीरे वो इंप्रेस हो रहा है और बोल रहा है छोड़ चाय कॉफी, कुछ बढ़िया मंगा इसके लिए। वो बाहर फोन करके बोला रुक 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 रुक, अब कुछ और मंगाना होगा, क्या लेंगे सर? सर सर बोलने लग गया, तो बोला क्या लेंगे सर? अब पूछने लगा है मेरे से। पहले तो गजब धक्का मार के निकाला था, क्या बताए थे उसको? सेल्स बढ़ा दो और प्रॉफिट कॉस्ट गिरा दो। वाह 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 वाह, धक्का मार के निकाला था हमको। अब देखो कितना प्यार से बोल रहे हैं, सर आप क्या लेंगे, क्या मंगाए आपके लिए, क्योंकि कुछ काम का बात करना चालू किए हैं अब उसके साथ हम। बट पहले कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वैसा डिटेल नहीं था मेरे पास। अब हम कुछ काम का बात कर पा रहे हैं, वैसा डिटेल है मेरे पास। चलो ठीक है सर, ये डिसीजन आया। तो अब सेकेंड डिसीजन जो मैं लेना चाह रहा हूं, उसके लिए वापस पोलिंग करते हैं। मैं पूरा इंटरेक्टिव हूं बाबू, मेरे पास आपको ये मिलेगा, चाहे लाइव ऑनलाइन हो चाहे लाइव हो, आप ये देखोगे कि ये हमसे ही बात कर रहा है दिन भर, ठीक है ना। लाइव ऑनलाइन को भी मैं टोटल वही अटेंशन दे रहा हूं। और आपको बता दूं, आप जो जवाब दोगे मैं रिपीट करूंगा क्योंकि आपको सुन नहीं पा रहे हैं लाइव ऑनलाइन, ठीक है। सेकेंड डिसीजन वापस से एक बार राघव से पूछते हैं और उसके बाद, या चलो इस बार नए सीए को पूछते हैं। मैम आपका नाम? लास्ट बेंच उधर, फर्स्ट बेंच सॉरी, मोतदी, वेरी नाइस नेम, डर लग गया मेरे को बट ठीक है। बताइए मोतदी जी, आप बताइए, आप एक सीए हो और अब आप बताओ, आप आदित्य बिरला जी के पास अगर बैठे हो तो आप क्या बोलोगे कि इस रिसोर्स को कहां यूज करना चाहिए? सिर्फ आप आंसर देंगे, फिर मैं पूछूंगा क्यों। बताओ कहां यूज करना चाहिए? हाँ वही, मतलब सपोज लो ये 3 में कहीं भी यूज आ सकता है, तो कहां डालोगे उसको? ये 3 में, टी शर्ट, शर्ट और ट्राउजर्स में आप कहां डालना चाहोगे? टी शर्ट्स बनाने में डालोगे पक्का? ठीक है, वो टी शर्ट बोली। अब उनसे पूछते हैं क्यों टी शर्ट? नहीं नहीं, उतना मत अंदर तक जाओ, सुनो मेरा बात। द लेबर, द मशीन्स, द मटीरियल्स आर इक्वली केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी। आप तो एकदम वो अपनापन ले आए कि जीन्स का मटेरियल से शायद शर्ट बन, ऐसा नहीं होता रे। टी शर्ट वाला, शर्ट वाला भी जीन्स मटेरियल होता है। तुम मटेरियल पे ज़्यादा मत फोकस कर, क्या वो तो जो टाइप ऑफ मटेरियल होता है, इतना नहीं इतना नहीं। वो अब आदित्य बिरला बोलेगा रुक जा, तुम काम करने लग जा मेरे यहाँ। लेबर नहीं बनना है अपने को मैनेजरियल डिसीजन लेना है। तो बताओ वो रिसोर्सेज, वो टाइम, वो पैसा
कौन सा वाले प्रोडक्ट में डालना चाहेगी? ओके, शर्ट में। अब हम तुम्हारा रीजन समझ गया शर्ट क्यों। शायद तुम शर्ट इसलिए बोल रही हो, शायद तुम शर्ट इसलिए बोल रही हो कि उसका सेल्स सबसे ज्यादा है। ओके, वो नहीं क्या? अच्छा, शायद तुम शर्ट इसलिए बोल रही हो क्योंकि उसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। क्या क्या ये दोनों बात से कौन बोल रहे हैं? सेल्स देख के हम डिसीजन लिए, सेल्स देख के। अच्छा, कोई सेल्स देख के नहीं, प्रॉफिट देख के डिसीजन लिए, प्रॉफिट देख के डिसीजन लिए। ओके, प्रॉफिट देख के डिसीजन लिए। ओके, कई लोग प्रॉफिट देख के लिया, बट एक वर्ड मैंने शुरू में बोला जिससे तुम्हारा मुंह बना, और वो ये मुंह बना, हाँ रे सेल्स भी तो देखना चाहिए था, बट फिर हमने तो प्रॉफिट देख के डिसीजन लिया। एग्जैक्टली द सेम पॉइंट, यू विल नेवर टेक अ डिसीजन ऑन अ बेसिस ऑफ सिंगल यूनिट वैल्यू या फिर ऑन रूपी वैल्यू। यू विल टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सम रेशियोज। यानी any decision is taken by calculating some comparative analysis करने के लिए सिर्फ प्रॉफिट काम नहीं आता। क्या काम आता है मालूम आपको? बोलो उसका क्या? बोलो मार्जिन भी। आज बढ़ाएंगे तो 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा करने पे कितना रुपया कमाएंगे वो बताओ। तो मार्जिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो कई लोग बोले प्रॉफिट के वजह से हम किस में गए? शर्ट में। कई लोग बोले हम शर्ट के वजह से, सेल्स की वजह से गए शर्ट में। आंसर इज आपको हमेशा कुछ फाइनेंशियल रेशियोज निकालने चाहिए, यानी कुछ कंप्यूटेशन करना चाहिए डिसीजन लेने के लिए। जो सबसे अच्छा कंप्यूटेशन दिख रहा है, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट या प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। पहले प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स तीनों प्रोडक्ट का निकाल के दिखाओ। क्या आता है आपको निकालना? कैसे निकालते हो बताओ? कैलकुलेटर प्लीज। द फुल कॉस्ट क्लास इज बेसिस ऑन द कैलकुलेटर। मैं नहीं चाहता आप ये सोचो कि आपका क्लास में काम नहीं हो रहा है। आप अगर कैलकुलेटर नहीं निकाल रहे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग में मैथ्स नहीं होता। मैथ पहले भी नहीं होता था। मैथ के लिए आपके पास इंस्टीट्यूट अलाउ कर रहा है, जब कोई चीज उसको यूज करो ना, ताकि वो फिगर्स तुमको और अच्छा लगवाए। सबसे पहले टी शर्ट का बताओ। ओ माई गॉड, 40%। क्या 40% आया? अच्छा, इसका बताओ 45%, और ट्राउजर्स 38%। वही 38 आया क्या? हाँ, तो ये 3 का आ गया। अब तुम बताओ तुम किस में देना चाहोगे शर्ट में? मान लो ये 15 होता, या 15 नहीं, मान लो ये 19 होता और ये 1 लाख होता। अब बताओ आंसर, ये 4 लाख से बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये बोलो? 12। और ये कितना हो जाएगा? 4 लाख से गिर जाएगा 41। तो ये आंसर बोलो 41, और ये आंसर बोलो 60। कौन सा काम में लगाओगे? किस में पैसा इन्वेस्ट करोगे? टी शर्ट। जबकि अगर प्रॉफिट देख के डिसीजन लेते तो किस में कर लेते बताओ? सेल्स देख के डिसीजन लेते तो किस में कर लेते बताओ? शर्ट्स। जबकि प्रॉफिट परसेंटेज देख के डिसीजन लेंगे तो क्या आएगा? टी शर्ट्स। कौन सा ज्यादा बेटर अप्रोच है डिसीजन लेने के लिए? परसेंटेज, वैल्यू फॉर एवरी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि वहां से जो पैसा निकलेगा वो जब यहां लगाएंगे तो भाई हर 1 रुपया के बदले कितना मिलेगा वो बता। तो जब वो चीज देखते हैं तो ये, हाँ अदर फैक्टर्स भी है, लाइक सर डिमांड भी है कि नहीं, पहले वो चेक करो। क्या उतना आप बेच पाओगे कि नहीं वो चेक, वो ठीक है। अभी अगर मैं अंदर का बात करूं तो आप डिसीजन इस बेसिस पे लोगे, ना कि आप शर्ट आंसर दो, सॉरी शर्ट आंसर नहीं देके आप क्या आंसर दोगे बताओ? टी शर्ट्स। और वाई टी शर्ट समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन बेसी। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो जब भी डिसीजन लेना हो, 2 डिसीजन लिए थे। पहला बताओ वेदर टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू अ लॉस मेकिंग प्रोडक्ट। दूसरा डिसीजन, द रिसोर्स अवेलेबल शुड बी इन्वेस्टेड इन दोज प्रोडक्ट्स हैविंग हाई प्रॉफिट मार्जिन और रेशियोज, अदर फाइनेंशियल रेशियोज। क्या डन है बात आपको? तीसरा सुनना। अब जब ये सारा चीज कर लिए तो लास्ट मुद्दा ये उठता है कि सर कुछ तरीके से खर्चा कम कर सकते हैं क्या, या खर्चा कंट्रोल कर सकते हैं क्या? तो देयर आर 2 वर्ड्स। पहले क्या बोला? कंट्रोल। दूसरा क्या बोला? रिडक्शन। कंट्रोल और रिडक्शन सेम बात नहीं होता। कंट्रोल का मतलब होता है हद में खर्चा करना,
तुम बोलते हो ना सर मेरा कंट्रोल्ड है खर्चा, ये नहीं खर्चा मत करना, क्या बोले, हद में खर्चा करना। और एक क्या मतलब होता है, रिडक्शन, मतलब खर्चा कम करना। इन दोनों में कौन सा ज्यादा बढ़िया है, ये अगर मैं बोलूं तो कॉस्ट कंट्रोल, बिकॉज कॉस्ट रिडक्शन में लीड टू क्वालिटी डिटोरिएशन, कॉस्ट रिडक्शन में लीड टू क्वालिटी। बट यस, अगर आप कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हो विदाउट क्या किए, क्वालिटी हैम्पर किए, तो भाई बेस्ट है कि आपको कोई ऐसा वेंडर मिल गया जो क्या दे रहा है आपको, वही चीज सस्ते में। जैसे अभी हमारे साथ हुआ, हमारा बुक प्रिंटिंग हाउस हमें एक नया मिला है जो कि और सस्ते में काम कर रहा है और वही क्वालिटी दे रहा है, तो क्यों ना हम कॉस्ट किस में जाए बताओ, रिडक्शन में। सर फीस कम की हो क्या, आप बढ़ाए, अरे बढ़ाए, नया सिलेबस नया फीस। बट मैं बताना चाह रहा हूं कि हमें क्या मिला बताओ, अरे वही तो हम डिसीजन लिए वे, सेल्स बढ़ा दो, कॉस्ट गिरा दो। बट अंदर का बात किए, प्रोडक्ट वाइज, समझ में आ रहा है ना बात। तो इंटरनल मैटर्स में जब हम लोग डिसीजन लिए, मैंने बहुत रिसर्च करके ये चीज़ किया है, और अब हम जो प्रिंटिंग हाउस पकड़े हो कैलकाटा का है ही नहीं, वो दिल्ली का है, और वो दिल्ली का प्रिंटिंग हाउस हमको कुछ इस तरीके के स्कीम्स में है, इस तरीके के पॉलिसीज में है, जहाँ से हमें जो बेनिफिट मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ऑल्दो क्वालिटी इज नॉट हैम्पर्ड। तो विदाउट क्वालिटी हैम्परिंग अगर हम क्या कर सकते हैं बोलो, कॉस्ट रिडक्शन या कॉस्ट कंट्रोल, तो वो काम करना चाहिए। क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिविटी पता चला, क्या ये सब डिसीजन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ले पा रहे थे, तो किसको उआ उआ करना पड़ा, कॉस्ट को, मतलब जन्म हुआ, उआ उआ करना पड़ा मतलब जन्म हुआ। तो इसका जन्म होने का रीजन वाज दिस। क्या एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट? लिखो इस बात को सबसे पहले कॉपी में, लिखो इस बात को सबसे पहले कॉपी में, फिर बात करते हैं, पहले लिख लो फटाफट एवरीबडी, लिखना। कॉस्ट मीन्स खर्चा, हिंदी में लिख सकते हो आप। सर ये सब कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, क्या करोगे जान के फॉर्मल डेफिनेशन, कहीं काम नहीं आता फॉर्मल, कहना क्या चाहते हो वाला स्कीम थोड़ी चाहिए, क्या चाहिए हमें, मीनिंगफुल बात, क्या डर है ना बात। तो सर कॉस्ट मीन्स व्हाट बताओ, खर्चा। नेक्स्ट कॉस्टिंग मीन्स बताओ क्या, कॉस्ट मीन्स खर्चा, और अब कॉस्टिंग मीन्स अ मेथड या प्रोसेस of calculating cost, method or process of calculating cost, method or process of calculating cost. Third term is called cost accounting. Third term was जो आज हमने सीखा was cost accounting, ठीक है ना, लिखना इसके अंदर, the statement of cost prepared to ascertain प्रोडक्ट वाइज, जोर दे रहा हूं वर्ड में, एमसीक्यू है, जोर दे रहा हूं वर्ड पे, एमसीक्यू है, ठीक है ना, आजकल अब एमसीक्यू आने लगा है। तो क्या लिख रहे हैं बताइए, प्रोडक्ट वाइज डैश कॉमा डैश एंड हेंस डैश, प्रोडक्ट वाइज डैश कॉमा डैश एंड हेंस डैश, कॉस्ट, सेल्स एंड हेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। टर्म्स थोड़ा चेंज करेंगे कॉस्टिंग के क्लास में, क्या क्या बोला बताओ, असर्टेन, क्या प्रोडक्ट वाइज, क्या बताओ, कॉस्ट, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट कॉमा सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फुल स्टॉप। इट इज अ डैश रिकॉर्ड, इट इज अ डैश रिकॉर्ड, वेरी नाइस, इट इज एन इंटरनल रिकॉर्ड, इट इज एन इंटरनल रिकॉर्ड, यानी ये किसी बाहरी लोगों को नहीं पता चलता, ये सिर्फ अंदर वाले मैनेजर लोग को पता है। कह रहा है ना, इट इज अ डैश रिकॉर्ड, क्या लिखे हो बताओ, इंटरनल, फुल स्टॉप। इट हेल्प्स द टॉप लेवल मैनेजमेंट, टू टेक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डिसीजंस।
ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, देयरफॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज, देयरफॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज, के अंदर लिखना ए, टू असर्टेन प्रोडक्ट वाइज डैश बी सी, टू असर्टेन प्रोडक्ट वाइज डैश टू असर्टेन प्रोडक्ट वाइज डैश। सर वापस से लिख रहे हैं, हाँ ऑब्जेक्टिव्स बोल के इनको लिख रहे हैं, बताओ क्या क्या क्या, वापस से, कॉस्ट, सेल्स एंड हेंस प्रॉफिट, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सी के बाद डी, डी टू हेल्प the management to take decisions like नंबर 1, डी के अंदर नंबर 1 डिसीजंस लाइक, बताओ पहला डिसीजन क्या सीखे थे, वेदर टू कंटिन्यू, बोलो प्रोडक्ट, लॉस मेकिंग प्रोडक्ट और नॉट, लिखो वेदर टू continue the production of loss making product or not। अच्छा लॉस मेकिंग होगा तो बंद ही कर देंगे क्या, जरूरी है क्या बंद ही करेंगे, कुछ दिन देखेंगे, कुछ साल देखेंगे सर, क्योंकि इनिशियली हो सकता है लॉस आए, बट हाँ कंटिन्यूअस लॉस है, ह्यूज लॉसेज है, तो क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि लॉस है तो डिसीजन ले लिया कि बंद करो, नहीं, उसके बाद डिसीजन लेने बैठता है मैनेजमेंट और वो फिर उसका काम है। क्या डन है बात आपको? पॉइंट नंबर 2, वेयर टू इन्वेस्ट, बताओ द रिसोर्सेस ऑफ सच लॉस मेकिंग प्रोडक्ट, full stop। Such decision is based on various, बोलो such decision is based on various, क्या कैलकुलेट करेंगे बताओ, फाइनेंशियल रेशियोज, क्या लिखोगे बताओ, फाइनेंशियल रेशियोज बेस्ड ऑन वेरियस फाइनेंशियल रेशियोज। लाइक एक एग्जांपल दो जो अभी आपने निकाला बिना कुछ जाने आज तक, बोलो प्रॉफिट ऑन सेल्स रेशियो, अभी आपने क्या निकाला बताओ, प्रॉफिट ऑन सेल रेशियो एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे होंगे, अभी सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो हमने एक चीज जाना, प्रॉफिट ऑन सेल निकाल सकते हैं, एक तरीका, और अनगिनत तरीके हैं और अनगिनत बातें हैं। क्या डन है बात आपको? नेक्स्ट नंबर 3, टू कंट्रोल और रिड्यूस। आने वाले क्लासेस में हम इस 2 शब्द को और इन डेप्थ में पढ़ेंगे, आज ऊपरा ऊपरी समझ में आया। कंट्रोल मतलब कम करना नहीं, कंट्रोल मतलब हद में रखना। सर इन दोनों बात में क्या डिफरेंस है? अरे हो ही सकता है काम बढ़े तो खर्चा बढ़े, जैसे हमने क्या किया, अब हमारे बुक जो कि पहले थोड़े पतले होते थे, मान लो 70 GSM होते थे, उसको 80 GSM कर दिया, तो सर क्या हुआ, उससे कॉस्ट बढ़ गया, बट सर हद में भी रखा, ऐसा नहीं किया 300 पन्ने का मैगजीन दे दिया 300 GSM का, तो वो भी एक हद तक है सर। कॉस्ट इंक्रीज होगा अगर क्वालिटी इंप्रूव करना हो तो, बट ये नहीं हो एकदम ही अनाप शनाप खर्चा कर दिए। तो कंट्रोल वर्ड का मतलब इज नॉट रिडक्शन, इसलिए एक वर्ड और आया साथ में, क्या? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है सर? कम करना। क्या डन है बात आपको? लिखो टू कंट्रोल कॉस्ट और रिडक्शन, टू कंट्रोल और रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, बट नॉट at a
कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का कोई सवाल जवाब मत कीजिएगा कि क्वालिटी पहले से खराब हो गया। क्या बोलो, डन है यहां पे बात? एक बार आप सब पढ़िए जितने मैं डाउट्स लेना चालू करता हूं, ठीक है? एक बार आप जितना बात अभी तक लिखा है एक बार रीड करेंगे, फिर डाउट लेते हैं। बोलो। क्वालिटी उल्टा बढ़ता है, गिराना तो है ही नहीं। क्वालिटी को क्या करना है? अफेक्ट तो कभी करता है, बट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय नॉट एट अ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी? क्वालिटी शुड नॉट बी हैम्पर्ड, क्वालिटी में इंक्रीज। वो तो मैंने नहीं मना किया ना कि क्वालिटी सेम रहेगा। मैंने क्या बोला? क्वालिटी गिरना नहीं चाहिए, क्वालिटी या तो सेम रहे या बढ़े। ओके, बढ़ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। किसमें? नहीं, कॉस्ट रिडक्शन से भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, मैंने अभी कॉस्ट रिड्यूस हो गया मेरा, किसका? प्रिंटिंग हाउस का। हो सकता है उससे मेरे को और व्हाइट कलर का पेपर थोड़ा और व्हाइट हो गया। आप समझते हो ना, जो पेपर बुक्स मिलता है आपको, देयर आर वेरियस कलर इन दी बुक्स। कभी कभी आप देखते हो येलो कलर का पेपर मिल जाता है, तो आप बोलते हो यार कितना पुराना बुक है। जैसे बीकॉम का जो किताब पहले मिलता था, उसमें कितना गंदा क्वालिटी का पेपर होता है कि नहीं? जो स्कूल्स में बुक्स मिलता था पहले, कितना गंदा क्वालिटी का पेपर होता है। तो क्या कॉस्ट रिडक्शन भी क्वालिटी रिड्यूस करेगा, सेम रखेगा, कि बढ़ा भी सकता है? बढ़ा। हमको कोई भी हद में क्या क्या नहीं चाहिए, रिडक्शन नहीं होना चाहिए, सेम रहे ओके, बढ़े ओके। जनरली कंट्रोल करने से बढ़ सकता है, रिड्यूस करने से सेम रहता है जनरली, बट बढ़े तो कोई ये नहीं है कि बोल दिया डेफिनेशन कि ये तो सेम ही रहेगा। डन है? बताओ, एनी अदर डाउट्स एनीबडी? बोलो। दोनों ही तो डिसीजंस मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस कौन लेता है कंपनी का? अच्छा, मालिक। मेरे तो पापा ही मालिक है, मेरे तो पापा ही सीईओ है, मेरे पापा ही सीएफओ है, मेरे पापा ही मैनेजर है, मेरे पापा ही लेबर है, मेरे पापा ही वो मुटिया है। क्योंकि जो छोटे लोग काम कर रहे हैं, यानी एक बड़ा बाजार में अगर धंधा है तो वहां कोई हायरार्की नहीं है, सब मेरे पापा ही है भाई। मेरे पापा का बड़ा बाजार में कपड़ा का दुकान है, तो उनका क्या है, कभी काम आया का स्टाफ नहीं है तो खुद ही कटिंग करके कपड़ा बेचना है। कोई नहीं है तो भाई एक बार शिफ्ट हम ही कर देंगे। अच्छा, डिसीजंस लेना भी मेरे हाथ में ही है। बट बड़ी बड़ी कंपनियां, यानी जिस पे आप काम करोगे या आप भी एस्पायर करते हो कि हमें बनाना है, वहाँ क्या टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सारे मैनेजमेंट होते होंगे, सब डिसीजन लेते हैं। बट सबका डिसीजन अल्टीमेटली अप्रूव कौन करता है? मालिक, या मालिक के अंदर सीईओ सीएफओ। क्या डन होता है बात आप लोगों को? और बताइए, इधर से पहले आया। बिल्कुल, नॉन फाइनेंशियल डिसीजंस भी लिए जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाए। सर कुछ नॉन फाइनेंशियल डिसीजंस बताइए ना। देखो, ऐसे देखा जाए तो एवरी डिसीजन इज अ फाइनेंशियल, बट ऐसा हो सकता है ना, मैंने देखा मेरा जो एग्जिस्टिंग मैनेजर का जो पोस्टिंग है, जितने तरीके के लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहे हैं। मेरे को इंटरनली टीम को क्या कर लेना चाहिए? रिवैम्प। मतलब मेरे पास अभी भी वो 4 इंप्लॉई होंगे, वही 4 डेजिग्नेशन में, बट वो 4 को मेरे को क्या करना है? चेंज करना है। मे बी इन 2 को इस डिपार्टमेंट में भेज देंगे, इन 2 को इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में ले आएंगे। क्या यहाँ से कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट चेंज हुआ? बट ये कैसा डिसीजन हुआ? एक नॉन फाइनेंशियल। क्या किए? 2 आदमी का पोस्टिंग इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में किए, इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट। ये भी कैसे होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है तुमको बताने में कि यहाँ पे इनएफिशिएंटली लोग काम कर रहे हैं, इनको अगर ये काम दे दे और इनको अगर ये काम दे दे तो काम आपका बढ़िया होगा। हमने किया, हमारी एक कॉलिंग टीम में लड़की थी रंजीता, और वो हम लोग कॉलिंग टीम में रखते थे फीडबैक कॉल्स में। बट फिर देखा उनका कॉलिंग इतना अच्छा है तो उनको रिसेप्शन में बैठा देते हैं, कारण उनका बात करने का तरीका बहुत बढ़िया। तो अभी जो आपके रिसेप्शन में आपको मिलती हैं दीदी, वो दीदी को हमने क्या किया? रोल चेंज किया। रिसेप्शन में जो लड़का था उसको हमने बैकएंड वर्क में डाला। तो क्या हमारा कुछ कॉस्ट चेंज हुआ क्या? नहीं, कॉस्ट वही है, सारा चीज वही लग रहा है, रोल चेंज हो गया। तो ये कौन सा डिसीजन था? एक नॉन फाइनेंशियल डिसीजन होता है। डन? बोलो, कुछ डाउट एनीबॉडी? बोल। बहुत ज्यादा आता है क्या तेरे को? मतलब ओ ये लोग सब बोल रहे हैं, हाँ तेरे दोस्त यार बोल रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन सेल्स निकल। हाँ 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 हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ। एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं सर, सुनना। सर ही बोलेंगे अब से, हाँ ठीक। सर कुछ बोल रहे हैं कि ओला जो स्कूटर चलाता है, अच्छा ओला स्कूटर बनाता है, सॉरी बनाता है और चलाता है जो भी, वो क्या डिसीजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेसिस पे लेता होगा, बाकी जो खर्चा है। तब मैंने इनसे पूछा बाकी खर्चा क्या क्या, जैसे कि एक एग्जाम्पल, एक अदर एक्सपेंस। मैं बता रहा हूं तुम्हारे दिमाग में क्या है। इसके दिमाग में मार्केटिंग कॉस्ट, कि वो जो ऊपरा ऊपरी वो जो यूट्यूब पे ऐड चला रहा है, जिसके थ्रू जब हम वीडियो चलाते हैं तो पहले 5 सेकंड जो स्किप करने का इच्छा करता है, उसमें जो वो करके रखा है गूगल एसईओ, जो हमको दिखता है सर्च इंजन में, वो कॉस्ट भी तो इधर है। ध्यान से देखो, मैंने पीएल में एक चीज लिखा, अगर ध्यान दिए तो, कि नहीं दिए। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, यानी वो धंधे का ही खर्चा है। तो मार्केटिंग कॉस्ट कंसीडर होता है बाबू, ऐसा नहीं है नहीं होता। तो जिसके मन में था मैंने अंदर का बात निकाला है, बोला नहीं मेरे को, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, अब हम यहां तक इन बातों को अगर लिख लिए तो उस एग्जाम्पल को लिखते हैं जिसके बेसिस पे ये सब काम किए, ठीक है। लिखो एग्जाम्पल ऑफ आदित्य बिरला, गारमेंट इंडस्ट्री, आदित्य बिरलाज ग्रुप गारमेंट इंडस्ट्री। फैशन गारमेंट तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, नाम खुद को, कंपनी का नाम आप लोग को पूरा पता ही नहीं है, तो मैं कैसे बोल लूँ। मैं आपको सारा चीज़ एक बार ऊपरा ऊपरी बता रहा हूँ। हाँ ऐसे तो फैशन रिटेल लिमिटेड, तो वैसे अपने नाम पे ना जाके एक बार बोले गारमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। गारमेंट अपने धंधा का बात होता है। रे कितने लोग का पापा का काम है, साड़ी सूट, कोई का है यहाँ, एनीबडी है? कोई कपड़ा लाइन में है मेरे पापा का धंधा, या है कई लोगों का है, तो वो होता रहता है कोई ना कोई धंधा का बात। गारमेंट वर्ड एक इजी वर्ड है लिखने को, ठीक है। लिखना इसके अंदर लिखना पर्टिकुलर्स, और उसके बाद क्या क्या आइटम लिखोगे बोलो तो, क्या क्या लिखवाया था आपको? टी शर्ट्स, ट्राउजर्स और जीन्स। टोटल सबसे पहले क्या लिखे थे अपने? सेल्स 200 लाख, जिसके अंदर लिखना चालू करना 20, 100, 50, 30। लिखिए सबने। नेक्स्ट क्या माइनस करोगे बोलो तो? एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या लिखोगे? मटेरियल। मटेरियल के अंदर कितना कितना? 5 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 25 लाख, टोटल 80 लाख। लेबर 1 लाख, 19 लाख, 6 लाख, 4 लाख, टोटल 30 लाख। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख और 20 लाख। नीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12 लाख, 41 बोलते ना, क्या बोलते हैं? मेरा 40 के बाद मेरा भी खराब है, जो भी 41 लैक्स, 19 लाख, 2 लाख का लॉस, 70 लाख का टोटल प्रॉफिट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव, on the basis of above statement, take some financial decisions
on the basis of above take some financial decisions। यानी एक केस स्टडी आपके आगे है, जो ऊपर बात की है वो बातचीत में आप नीचे लिखो क्या करना चाहिए। 3 डिसीजन लोगे, बताओ क्या क्या। पहला क्या बोलोगे, क्या जीन्स को कंटिन्यू करे कि नहीं। दूसरा, अगर डिसीजन आया क्या डिसकंटिन्यू करे तो उसका रिसोर्स को कहां लगाएंगे, उसके लिए क्या कैलकुलेट करोगे, मार्जिन। और उसके बाद क्या डिसीजन लोगे, पता चल रहा था पहले गलती से शर्ट में नहीं लगा दे, बट अब पता चला किस में लगाना चाहिए, टी शर्ट। और उसके बाद लास्ट, इफ एनी कॉस्ट डिडक्शन इज पॉसिबल और नॉट। क्या डन है बात आपको। तो चलिए नंबर 1 बोलो, नंबर 1 डिसीजन लिखो, वेदर टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ, whether to continue the production of jeans or not, as it is a, whether to continue production of jeans or not, as it is a loss making product, as it is a loss making product। नंबर बी या नंबर 2, जो भी, नंबर 2, if we discontinue the production of jeans, if we discontinue the production of jeans, we should invest if we discontinue the production of jeans, we should invest the resources available from jeans, the resources available from jeans on dash product। बोलो on which product, अभी नाम बताओ प्रोडक्ट का, कौन सा प्रोडक्ट में आया, टी शर्ट की शर्ट, टी शर्ट लिखो, ऑन टी शर्ट्स, ऑन टी शर्ट। सिंस बताओ रीजन, सिंस प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स लिखो, सिंस प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स ऑफ टी शर्ट इज हाईएस्ट, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ टी शर्ट इज हाईएस्ट। नीचे तीनों का प्रॉफिट मार्जिन निकाल के दिखाओ मेरे को, किसका किसका किसका, बोलो बोलो बोलो, नीचे लिखाओ, टी शर्ट, शर्ट और ट्राउजर्स। ये पॉइंट नंबर 3 नहीं है, 2 ही है। पॉइंट नंबर 3 में तुम 2 में सॉरी, मेरे को तीनों का मार्जिन भी लिख के दिखाओ। बताओ टी शर्ट का मार्जिन कितना है, शर्ट का कितना है और ट्राउजर्स का कितना है। मैंने चेंज कर दिया प्रकाश एग्जाम्पल, उसमें मैंने 45 नहीं आ रहा है, मैंने एग्जाम्पल चेंज कर दिया था। बताओ पहला वाला का कितना आ रहा है, सेकंड वाले का और लास्ट वाले का। इसीलिए क्या डिसीजन आया था बताओ, टी शर्ट्स। और वहीं अगर डिसीजन प्रॉफिट पे ले लेते या सेल्स पे ले लेते तो गड़बड़ कर देते कुछ। क्या डन है ना बात आपको, पक्का। लास्ट थर्ड डिसीजन, थर्ड डिसीजन, वेदर इट इज पॉसिबल, या इफ या वेदर इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस और कंट्रोल, टू रिड्यूस और कंट्रोल, टू रिड्यूस और कंट्रोल हाई मटीरियल कॉस्ट in case of shirts या in case of every product, in case of every product।
in case of every product or not, but not at a cost of, in case of every product or not, but not at a cost of, बताओ, quality, but not at a cost of quality, not at a cost of quality. नहीं, बोलो डन है, पक्का एवरीबॉडी? कितना देर पढ़ लिए मालूम है? 1 घंटा 40 मिनट, कुछ 1 घंटा 40 मिनट हुआ है आपको फर्स्ट क्लास में, जहाँ पे अभी तक कोई सम्स चालू नहीं हुआ. जब सम्स चालू होगा, जब कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप होंगे, ब्यूटीफुल मज़ा आने वाला है. तो टेंशन मत करो. नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम कहाँ से चालू करेंगे बताओ तो? बेसिक्स, जहाँ हम कॉस्ट के एक एक मुद्दा को उठाएंगे जिससे आप चैप्टर्स के लिए गेट रेडी हो जाए. तो कुछ और मेरे को 5 से 6 क्लास लगेंगे आपका नींव रचने में. ऑलरेडी आपके माँ बाप रच चुके हैं, मेरे को कोई और नींव रचना है आपके अंदर, और वो जो नींव मैं रचूंगा उससे आप आगे का आपका ज़िंदगी बड़ा बढ़िया से जजा पाओगे. क्या डन है बात आप लोगों को? तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखेंगे अपने लोग. नेक्स्ट क्लास मिलने वाले हैं. बाय द वे आई कैन गिव यू योर रूटीन राइट नाउ. कल आपका अकाउंट्स है और FM है, दोनों है, और उसके बाद आपका टैक्सेशन तो चल ही रहा है जो आज भी है आपका इसके बाद. और मेरा क्लास नेक्स्ट आपको सैटरडे को 11 बजे है, यानी सैटरडे एंड अभी क्या है, आज का दिन क्या है, वेंसडे. ये 2 दिन करके हम शुरुआती 2 हफ्ता चलेंगे. ऐसे भी मेरा रूटीन 4 क्लास का था, बट अभी हम 2 दिन करके चलेंगे 2 वीक तक. उसके बाद वी विल अगेन इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लासेस. अब क्लास के बाद लूंगा तेरा डाउट. क्या डन है? चलो बाकी लोग को अलविदा कहने दो पहले. टाटा बाय बाय एवरीबॉडी. ऑनलाइन लाइव मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय. अकाउंट्स अपने टाइम पे, निर्धारित समय पे.